Hi everyone, welcome to Kalam Pieces. Myself Abhishek, and this video will be of बिहार स्पेशल करंट अफेयर। तो हम तो ऑलरेडी एक सीरीज डेली की चला ही रहे हैं, बिहार फैक्ट फाइल, जिसमें डेली का बिहार स्पेशल करंट अफेयर वी आर कवरिंग सिंस लास्ट 2 months। बट इन दिस वीडियो, दिस स्पेशल वीडियो विल कवर लास्ट 3 month करंट अफेयर ऑफ बिहार स्पेशल, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर, ताकि जो लोग वहां से कवर नहीं कर पाए हों तो उनका एक मैराथन की तरह से एक सीरीज मिल जाए। तो ऐसी 2 से 3 वीडियोस आएंगी। अभी तो ये पहली है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियोस आपको 2 दिन में मिलेगी और तीसरी थोड़ा डिले होके आएगी। रीजन बिंग कि अभी आगे के भी 1 महीने का कवर करना होगा, तो विल कवर दैट थिंग इन दैट वीडियो। ठीक है, तो इसमें 3 महीने का फ्रॉम मई जून जुलाई का इंटायर बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर कवर है। स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट। So the first question is सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। आप सबको पता है कि CBDC was launched by RBI। सेंट्रल बैंक मतलब RBI, और RBI एक्ट कौन सा है? 1934। 1934, ठीक है। तो ये जो CBDC करेंसी है, इट इज नथिंग बट लाइक क्रिप्टो करेंसी की तरह से ही, क्रिप्टो करेंसी ही है और ब्लॉकचेन आधारित है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित है। तो हम उसको टेक्नोलॉजी को डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। बिहार स्पेशल में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिजिटल रूपी के नाम से भी जानते हैं, डिजिटल रूपी। ठीक है, CBDC रिप्रेजेंट डिजिटल वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल पेपर करेंसी। तो ट्रेडिशनल पेपर करेंसी से हम कहीं क्रिप्टो करेंसी को लिंक नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो CBDC है, ये है लाइक जो है आपका क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित, लेकिन इसको क्या है, सेंट्रल बैंक की बैकिंग है, यानी RBI की बैकिंग है। ठीक है, तो फिएट करेंसी की तरह से ही देखेंगे। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू क्रिप्टो करेंसी दैट लैक रेगुलेटरी ओवरसाइट। तो जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, डिफरेंट नाम आपको पता होगा, विल नॉट लॉन्च हेयर ऑल हेयर। तो जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेटरी बैकअप नहीं है। बट आपका जो CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, बट दे आर लीगल टेंडर्स बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक। तो लीगल टेंडर है ये। तो ये चीजें आपको MCQ ऐसे ही पूछ सकते हैं एक लाइन में कि CBDC आर लीगल टेंडर्स और नॉट, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आर दे बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक और नॉट, RBI इसको बैकिंग देता है। ठीक है, इट इज सेम एज क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ये ध्यान दीजिए कौन सी टेक्नोलॉजी पे आधारित है, तो ब्लॉकचेन पे। They hold the same status as fiat currency and can be exchanged on a one-to-one basis with the traditional national currency. Unlike fiat currency, which is not tied to the value of commodity like gold or silver, CBDC भी जो है रेगुलेटेड किया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक। बट ये बिहार के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो पटना जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बिकम द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द कंट्री, ठीक है, टू अडॉप्ट CBDC। तो पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे देश का पहला ऐसा म्यूनिसिपल बॉडी बना है जिसने ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अडॉप्ट किया है या लागू किया है, अपने यहाँ चालू किया है, तो पहला है। ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो ये रहा CBDC के बारे में जितना हमने जाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दूसरा है आर्म्ड माइनिंग पुलिस फोर्स। तो आप सबको पता है कि माइनिंग जो है बिहार में या यूपी और बिहार में इलीगल माइनिंग बहुत लार्ज स्केल पे होती है। ठीक है, इलीगल माइनिंग, खासकर अगर बात करें तो सैंड की इलीगल माइनिंग बिहार में बहुत ज़्यादा है। इसी को प्रिवेंट करने के लिए बिहार माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसका खुद का जो है एक आर्म्ड माइनिंग पुलिस फोर्स बनाने का फैसला किया है। ठीक है, तो यही है आर्म्ड माइनिंग पुलिस फोर्स जो है, इसको ये क्या मॉनिटर करेगा, तो इलीगल माइनिंग को मॉनिटर करेगा इन बिहार। और किसने बनाया है, किसके तहत बनाया है, तो बिहार माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट। इट विल एड्रेस द इश्यू ऑफ इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज इन स्टेट ऑफ बिहार। 2 डेडिकेटेड बटालियंस विल बी क्रिएटेड। तो कितने बटालियंस बनाए जाएंगे? 2, ऑन द लाइंस ऑफ बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के लाइन पे 2 बटालियंस, सभी फिलहाल के लिए 2 बटालियंस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तीसरी न्यूज है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, CUSB, कहाँ पे है? गया में है। कहाँ पे है? गया में। कब फॉर्म हुई? 2016 में आई थिंक। ठीक, 2016 में, 16 में या 9 में, एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, 2016 में, 2009 में, सॉरी 2009 में टोटल 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर्म हुई थी। उसमें वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये थी, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।
ठीक है। 16 साउथ जो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में फॉर्म हुई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2009 के तहत, जिसमें से ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार इज वन, जो कि गया में है। और इसको क्या, जो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है, इसके तहत A+ ग्रेड मिला है, A++ ग्रेड मिला गया है। और ये जो 2009 में 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी, उनमें से ये अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको नैक ने A++ ग्रेड से रिकॉग्नाइज किया गया है। प्रीवियसली 2017 में भी इसको नैक ने A ग्रेड दिया था, ठीक है, 2017 में A ग्रेड मिला था, अभी इसको A++ ग्रेड मिला है, तो ये ध्यान दीजिएगा। और बिहार की इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसको नैक ने A++ ग्रेड दिया है, और जो 2009 में फॉर्म हुई थी यूनिवर्सिटी 16 यूनिवर्सिटी, उसमें से भी इकलौती है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड। तो डॉक्टर शकील अहमद खान हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से आते हैं, कड़वा कंस्टिट्यूएंसी से, कड़वा कंस्टिट्यूएंसी असेंबली से। और कड़वा कहाँ पे है, तो कड़वा जो आपका असेंबली है वो है कटिहार में, कटिहार से ये एमएलए हैं, ठीक है। कौन, डॉक्टर शकील अहमद खान, कांग्रेस के एमएलए हैं, ठीक है। इनको क्या मिला है, बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड। और कहाँ पे मिला है, तो ये नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे, बॉम्बे में हुई थी, नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बॉम्बे, वहां पे इनको दिया गया बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड। किसको, डॉक्टर शकील अहमद खान को। ही इज फ्रॉम, हिज कंस्टिट्यूएंसी इज कड़वा। कड़वा कहाँ पे है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो बस इतना ही याद रखना है। अवार्ड क्यों दिया गया, तो ये रेजिंग द मोस्ट वॉइस इन द हाउस फॉर द प्रोग्रेसिव वर्क। बेसिकली जो डाउन टू अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके सोशल वेलफेयर के लिए इन्होंने काफी आवाज उठाई, दैट्स व्हाई ही गॉट द बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड, डॉक्टर शकील अहमद। हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कड़वा, कड़वा इज इन कटिहार, कांग्रेस के एमएलए, ठीक है। चलिए, लेबर 20 समिट हुई है, तो ये जो लेबर 20 समिट है, ये G20 समिट के तहत ही हुई है, ये भी ध्यान दीजिएगा। किस समिट के तहत हुई है, G20 समिट के तहत हुई है लेबर 20 समिट, ठीक है। और कहाँ पे हुई, तो ज्ञान भवन पटना में, ज्ञान भवन पटना में। और इसको इनॉग्रेट किया बिहार के गवर्नर ने, क्या नाम है, G20 2 डे की G20 लेबर समिट, G20 लेबर समिट या L20 समिट भी इसको कहा जा रहा है, ठीक है। ज्ञान भवन पटना में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने इसको 22 मई को 2023 को इनॉग्रेट किया, कहाँ पे, ज्ञान भवन पटना में। हिरणमय पांड्या, ठीक है, जो कि ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय मजदूर संघ हैं, इसके प्रेसिडेंट रहे। कौन, हिरणमय पांड्या, ऑल इंडिया भारतीय मजदूर संघ के प्रेसिडेंट हैं, जो इसके भी प्रेसिडेंट रहे हैं। द की थीम ऑफ द समिट वर, तो 2 थीम थी, की थीम, तो थीम भी याद रखिएगा। जो लेबर 20 समिट की थीम है वो क्या था, सोशल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड, ठीक है। पहली थीम सोशल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड, एंड सेकंड थीम वाज वुमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिहार में हुई है, ठीक है। चलिए, तो द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम 173 डेलीगेट्स, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ 173 डेलीगेट्स फ्रॉम 28 कंट्री, तो 173 डेलीगेट्स आए थे, कहाँ से, 28 कंट्रीज से, इसमें लेबर समिट में, ठीक है। तो G20 की मीटिंग बिहार में हो ही रही है, कहाँ कहाँ पे, इससे पहले भी पटना में ही हुई थी G20 की भी मीटिंग, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक है। G20 की मीटिंग 2022 में भी कुछ G20 का जो है वेन्यू बताया था मैंने, जो पिछला वाला करंट अफेयर है, जो आपने 68 बीपीएससी के लिए पढ़ा था, उसको एक बार देख लीजिएगा जरूर, चैनल पे पड़ा हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट है, 2-4 क्वेश्चन वहां से भी आ सकते हैं, तो उसको भी एक बार जाके देखेंगे। करंट अफेयर पूरा कंबाइंड करंट अफेयर है, उसको जरूर देखेंगे, ये नहीं है कि वो पुराना हो गया, वो रेलेवेंट है आपके 69 बीपीएससी के लिए। तो ये आपका लेबर 20 समिट हमने देख लिया, ठीक है। विराट रामायण टेम्पल, ठीक है, हमारे जो फैक्ट फाइल वाला प्रोग्राम है डेली करंट अफेयर का बिहार का, उसमें कई बार हमने इसको डिस्कस किया, ठीक है। ये जो आपका ईस्टर्न चंपारण में केसरिया स्तूपा है, अशोका का केसरिया स्तूपा, इसी के पास में पड़ता है, और जगह का नाम भी केसरिया है, विलेज का नाम दूसरा है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल, तो विश्व का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल है, वही किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कब कमेंस हुआ है, तो जून 20 2023 में, काफी पहले से डेट आई थी, लेकिन फाइनली जून 20 2023 को इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कमेंस कर दिया गया है या इनॉग्रेट कर दिया गया है। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, विलेज है कैथवलिया, ठीक है, कैथवलिया एंड भौरा,
कैथवलिया भौरा विलेज है, एंड नहीं है, एक ही विलेज का नाम है कैथवलिया भौरा। ठीक है, टोटल एरिया जो टेम्पल की है वो 3.76 लाख स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका एरिया, लार्जेस्ट है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं जो, वो महावीर टेम्पल ट्रस्ट के जो चीफ हैं, ठीक है, सेक्रेटरी हैं आचार्य किशोर कुणाल। ठीक है, और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस एस.एन. झा, ये दो लोगों ने मिलकर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। और भी लोग थे बट दीज टू पर्सनैलिटीज वेर प्रोमिनेंट। ठीक है, तो इनका नाम आचार्य कुणाल किशोर का नाम जरूर याद रखिएगा, बिहार में बार बार आता है। महावीर टेम्पल जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्निंग टेम्पल बन गया है कंट्री का। बेसिकली इसको कंपेयर किया गया काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी से, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी की जो डेली की अर्निंग है उससे भी ज्यादा इसकी डेली की अर्निंग 10 लाख रुपीज है महावीर टेम्पल की, जो कि आपका पटना में है, हनुमान मंदिर। ठीक है, इसकी बात करते हैं विराट रामायण टेम्पल की, तो ये 3 स्टोरीज में बनेगा। ठीक है, एक स्टोरी यहाँ पे होगी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये 2, ठीक है, और ये तीसरी, 3 स्टोरीज में बनेगा टोटल। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2025, 2025 के अंत तक इसको बन के तैयार होने की संभावना लगाई जा रही है। विराट रामायण टेम्पल कैथवलिया, ठीक है, कैथवलिया विलेज का नाम कैथवलिया भौरा, कहाँ पे, केसरिया के पास में, केसरिया जगह का नाम है, केसरिया स्तूपा जहाँ पे है। ठीक है, ईस्ट चंपारण में। द एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, 500 करोड़ रुपए है। और टेम्पल विल फीचर 12 डोम्स। ठीक है, कितने डोम्स होंगे, डोम्स होंगे 12 डोम्स, जो शिखर की तरह से है उसी को डोम्स है। तो ठीक है, 12 डोम्स एंड हैव इंप्रेसिव डायमेंशन ऑफ 2800 फीट इन द लेंथ, 1400 फीट इन द विड्थ। तो ये कितना, 2800 फीट, 1400 फीट विड्थ होगी, एंड 405 फीट जो कि इसकी टोटल हाइट होगी, यहाँ से 405 फीट की। ठीक है, तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर रहेगा। नाउ फोर्थ न्यूज इज अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, आप सबको पता है बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं अनुग्रह नारायण सिंह, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज बिहार के। ठीक है, तो इनकी 135वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। और कब मनाई गई, तो जून 18 2023 को। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब पड़ती है, 18 जून 2023 को। ठीक है, तो बर्थ एनिवर्सरी से इनके क्वेश्चन शायद ना पूछा जाए। क्वेश्चन जो बिहार में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके ऊपर आता है वो कहाँ से आता है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो पोइयावा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। विलेज का नाम पोइयावा, डिस्ट्रिक्ट वाज औरंगाबाद। जून 18 1887 को इनकी बर्थ हुई। अनुग्रह नारायण सिंह, ही वाज कॉमनली फेमसली नोन एज बिहार विभूति। ठीक है, और डॉक्टर सिन्हा, ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन चंपारण सत्याग्रह अलोंगसाइड विद महात्मा गांधी एंड क्विट इंडिया मूवमेंट एज वेल। ठीक है, इन दिसंबर 1920 ही अटेंडेड द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस, कहाँ पे, नागपुर की, जो नागपुर की कांग्रेस सेशन थी 1920 की, इसको भी अटेंड किया था। ठीक है, तो बस इतना ही इनके बारे में। इनको बिहार का पहला डेप्यूटी सीएम भी बनाया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। संयंत्र यानी जो आपकी ये थ्रेशर हो गया, एक जो मशीनरीज होती हैं कृषि के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, इसको इस पे सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम है। ठीक है, तो द मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना क्या करती है, प्रोवाइड करती है सब्सिडी टू प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी PACS को। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल वेजिटेबल सोसाइटीज को, सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग स्कीम फॉर द PACS जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है, सिलेक्टेड जो है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 15 लाख, कितना, विद 50% एज ए लोन और 50% ग्रांट। तो जो अब 15 लाख देगी बिहार गवर्नमेंट अंडर मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी, ठीक है, कौन सी, प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होंगी, PACS जो होंगी, इनको 15 लाख का लोन दिया जाएगा, जिसमें 50% जो है वो ग्रांट होगा, यानी 7.5 लाख रुपए ग्रांट के तौर पे और 7.5 लाख रुपए लोन के तौर पे दिया जाएगा। तो बेसिकली इनको कितना भरना होगा, जस्ट 7.5 लाख। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एस्टेब्लिश एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बैंक, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बैंक। तो एक कोई सोसाइटी बनेगी, मान लीजिए आपके विलेज में एक जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी मिलकर सारे लोगों ने फॉर्म कर दिया और सारी जो मशीनरी है उसको ग्रांट पे, लोन पे ले लिया अंडर दिस स्कीम मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। तो क्या होगा कि पूरे गांव में
जो सोसाइटी बनी है उसके पास सारे इक्विपमेंट्स होंगे ये, और सारे लोगों ने कॉन्ट्री करके इसको जमा कर दिया, क्योंकि 50% ही देना है, 50% तो लोन मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा कि उनको खेती के लिए आसानी हो जाएगी। विच विल ऑफर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एक्सेस टू मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, ठीक है। करंटली टोटल 2443 जो है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है परचेज अप्रोक्सीमेटली 10,488 डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स अंडर दिस स्कीम। तो आप देख रहे हैं कितने लोगों ने परचेज किया। तो इससे क्या है, एग्रीकल्चर को एक नया आयाम मिलेगा, नई डेवलपमेंट्स होगी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे स्टेट काफी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यही है, क्योंकि सिंगल फार्मर को परचेज करना इतनी महंगी मशीनरी वाज नॉट पॉसिबल। अगर लार्ज फार्मर है तो आसानी से परचेज कर लेगा, लेकिन स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए दिक्कत होती है, इवन वो ट्रैक्टर भी जो है रेंट पे लेके अपना काम करते हैं, ठीक है। तो यही है, ठीक है। तो वर्ष 2020-21 में राज्य के 2927 पैक्सों में 15 लाख रुपए प्रति पैक्स की लागत से कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना की गई, ठीक है। मतलब ये जो पीएससी खरीद के योजना राशि 439 करोड़ रुपए है 2020-21 के लिए, ठीक है। तो वही चीजें बताया गया कितना कितना है। तो आप इसका मेन मोटिव समझिए, ठीक है, कि इसके तहत जो है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, जो छोटे छोटे किसान मिलकर फॉर्म करेंगे, एक सोसाइटी बनाएंगे, ये एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, ठीक है, जिसके लिए बिहार गवर्नमेंट इनको कितना देगी, 15 लाख रुपए। इस 15 लाख रुपए में 7.5 यानी 50%, 7.5 लाख यानी 50% इनको ग्रांट के तौर पे दिया जाएगा, जिसपे कोई रिटर्न नहीं देना है। इनको क्या रिटर्न करना है, 7.5 लाख रुपीज ओनली, विच विल बी प्रोवाइडेड एज लोन, और इस पे भी इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो कहीं से कुछ नहीं है, सिर्फ 7.5 लाख रुपए देने। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज। नेक्स्ट इज न्यू एमडी ऑफ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड। आप सबको पता है कि गंगा पे जो अगवानी घाट का पुल था, अगवानी घाट ब्रिज, वो कोलैप्स हो गया। क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। और कौन बना रही थी, तो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी एसपी सिंगला, ठीक है, ये बना रही थी। तो इसमें सबको संलिप्त पाया गया, सबके ऊपर शक गया। तो इसके लिए इसमें जो एमडी थे पुराने, उनको क्या हटा दिया गया। उनकी जगह पे मिस्टर अभय कुमार सिंह को नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का, ठीक है। अपॉइंटमेंट केम आफ्टर द रिमूवल ऑफ फॉर्मर एमडी मिस्टर नीरज सक्सेना इन द आफ्टरमाथ ऑफ द कोलैप्स ऑफ अगवानी घाट ब्रिज, ठीक है। अगवानी घाट ब्रिज कोलैप्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो ये 4 जून 2023 की घटना है, ठीक। अंडर कंस्ट्रक्शन पुल था अगवानी घाट तो सुल्तानगंज ब्रिज, ये कोलैप्स हो गया या गिर गया, ठीक है। तो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड टुक द एक्शन टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ हम एसपी सिंगला, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, ठीक है। द 3.11 किलोमीटर, तो लेंथ भी याद रखिएगा, इस पुल की कितनी थी, 3.11 किलोमीटर था। एस्टिमेटेड कॉस्ट 1710 करोड़ रुपए थी, ठीक है। और कि खगड़िया और भागलपुर को जोड़ रहा था, ठीक है, खगड़िया और भागलपुर को जोड़ रहा था, ठीक है। अगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज, सुल्तानगंज जो है ये भागलपुर में है और अगवानी घाट खगड़िया में पड़ता है, ठीक है। बेसिकली नदी के इस तरफ उस तरफ, ये ध्यान दीजिएगा। सुल्तानगंज इज इन भागलपुर एंड अगवानी घाट इज इन खगड़िया। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा था और इनकी जो है दूरी रिड्यूस कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्दर्न बिहार और सदर्न बिहार को लिंक करने का काम करता है। नोटेबली दिस वाज द सेकंड इंसिडेंट ऑफ कोलैप्स एज ब्रिज प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड अ क्रैश इन अप्रैल 2022। तो ये सेम ब्रिज जो है अप्रैल 2022 में भी गिर चुका था। और ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है एसपी सिंगला, इनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। बिहार में अकेले 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हैं, असम में है, यूपी में है, दिल्ली में है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इनके ऊपर एक पिटीशन पड़ी हुई है। बेसिकली इनके ऊपर नहीं, ये जो काम हो रहे हैं उसके ऊपर, तो ये भी उसके रिव्यू में आए, ठीक है। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, बेसिकली ये तो लॉन्च किया गया था कब, 2020 के आसपास। इट इज एन ऑनलाइन ट्रांजिट पास जनरेशन सिस्टम फॉर टिम्बर, बम्बू एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि उनको इस स्टेट से इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट ले जा सके। तो बेसिकली ऑनलाइन जो है ट्रांजिट पास जनरेट किया जाएगा, ताकि ये जो टिम्बर है, बम्बू है और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य में ही कहीं ले जाना है तो आसानी होगी। बेसिकली डिजिटलाइज किया जा रहा है ताकि ये ट्रांजिट पास लेने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। इट वॉज लॉन्च रिसेंटली बाई यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। द पायलट प्रोजेक्ट विल फंक्शन इन द मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना फॉर नाउ। लेकिन अभी ये 5-6 राज्यों में हो चुका है, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो बिहार क्या है,
5वां स्टेट बन गया है टू इम्प्लीमेंट नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, एनटीपीएस को लागू करने वाला। ये 2020 में लॉन्च हुआ था, लेकिन बिहार में अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है, बिहार ने अभी अडॉप्ट किया है, तो बिहार जो है मई 2023 में। ठीक है, याद रखिए कब बिहार में, तो बिहार 5वां स्टेट बन गया है टू इम्प्लीमेंट एनटीपीएस, दैट इज नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। एनटीपीएस इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइंड फॉर द मॉनिटरिंग ट्रांजिट परमिट्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट विद इन एंड बिटवीन द स्टेट्स। ठीक है, इंटर और इंट्रा स्टेट्स। ठीक है, द सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन बिहार बाय द स्टेट्स एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर तेज प्रताप यादव। ठीक है, तेज प्रताप यादव जो कि डिप्यूटी सीएम भी नहीं, तेज प्रताप यादव उसके भाई हैं, सॉरी। द अदर 4 स्टेट दैट हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड एनटीपीएस इज मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और तेलंगाना भी है शायद। तो बिहार 5वां बना है, 6वां एक बार करेक्ट कर लीजिएगा, तेलंगाना भी है, क्योंकि पायलट बेसिस पे तेलंगाना में ही लॉन्च किया गया था। ये न्यूज है कि 125 जो है 125 क्रोकोडाइलियंस जो हैं वो हैच हुए हैं, यानी जो बच्चे हैं क्रोकोडाइल्स के वो अंडों से बाहर निकले हैं और उनको गंडक रिवर में छोड़ा गया है। कौन सी रिवर में? गंडक रिवर में। ठीक है, और ये जो क्रोकोडाइल्स हैं इनका जो मुंह होता है, स्नाउट होता है, ये लंबा होता है। ठीक है, तो ये क्या मैन ईटर नहीं हो सकते, ये फिश ईटर्स होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, फिश ईटर्स हैं। मगर अलग है, जो आपके गंडक रिवर में दूसरा जो है वो पाया जाता है रेप्टाइल, वो है मगर। ठीक है, मगर, मगर भी सिर्फ इंडिया में और नेपाल में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये आपका क्रोकोडाइल है, 125 अंडे। ठीक है, 125 बच्चों को छोड़ा गया है, हैचरी की गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गंडक जो है इससे पहले तो नहीं थी, लेकिन सेकंड जो है लार्जेस्ट रिजर्व बन चुकी है किसकी? क्रोकोडिलियंस की, आफ्टर चंबल। ठीक है, आफ्टर चंबल। तो चंबल के बाद सबसे ज्यादा क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है? गंडक में पाई जाती है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दूसरी चीज, इनका जो IUCN स्टेटस है, IUCN स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्रोकोडाइल्स का क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। द वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब मनाया जाता है? जून 17 को मनाया जाता है। जून 17 इज सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। इसी दिन इनको 125 घड़ियाल हैचिंग वेयर रिलीज इन द गंडक रिवर इन वेस्ट चंपारण। तो गंडक रिवर कहाँ पड़ती है? तो पहला जहां इंटर करती है बिहार में वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ही है, जहां पे गंडक इंटर करती है। द वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ 9 घड़ियाल नेस्ट। ठीक है, तो टोटल कितने वाइल्ड लाइफ जो आपकी ट्रस्ट ऑफ इंडिया है इसने 9 घड़ियाल नेस्ट बताए हैं। ठीक है, रिपोर्ट किया है, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश में और 8 कहाँ पे? 8 जो है बिहार में 2023 में। ठीक है, नोटेबल इंक्रीज फ्रॉम द 5 नेस्ट इन 2022। तो 2022 में सिर्फ 5 नेस्ट थे, अभी क्या 9 हो गए हैं, जिसमें से 8 जो है वो बिहार में है, एक यूपी में। अमंग दीज 8 नेस्ट, ठीक है, among these 9 nests 8 were found in वेस्ट चंपारण alone। ठीक है, तो 8 सिर्फ वेस्ट चंपारण में और एक कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। 2016 में गंडक रिवर वाज आइडेंटिफाइड एज नेस्टिंग हैबिटेट फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, उससे पहले इसको नेस्टिंग हैबिटेट की तरह नहीं माना। गंडक रिवर इज नाउ होम टू द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द घड़ियाल्स आफ्टर चंबल रिवर। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट था। गिरवा रिवर में भी घड़ियाल पाए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अनदर रिवर इंपॉर्टेंट रिवर इज गिरवा। ठीक है, तो गिरवा में भी घड़ियाल पाए जाते हैं। CBCS एंड 4 ईयर डिग्री इन बिहार एक टसल चल रहा है। ठीक है, ये क्रेडिट बेस्ड सॉरी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है? ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, पहले इसी को जान लेते हैं। ठीक है, तो अब तक जो डिग्रीज होती थी, मान लीजिए 4 साल की डिग्री, ये भी आपके 2022 की जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें ये इसने रिकमेंड किया कि 4 इयर्स की जो है आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। कितने साल की? 4 इयर्स की। तो इसमें कहा गया कि अगर कोई 1 साल में छोड़ देता है, नहीं करता है, तो एटलीस्ट उसको कुछ तो दो कि कुछ तो पढ़ा है, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल में छोड़ता है तो क्या दिया जाएगा? 2 साल में छोड़ता है तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा दिया जाएगा, डिप्लोमा। 3 साल में छोड़ता है तो उसको डिग्री दी जाएगी, जो इसे अभी दी जाती है, डिग्री दी जाएगी 3 साल में अगर छोड़ता है। और 4 साल में छोड़ता है तो ऑनर्स के साथ डिग्री दी जाएगी, डिग्री विद ऑनर्स। ठीक है, तो ये है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। और 4 साल का ये इन्होंने डिग्री कोर्स को 4 साल का रिकमेंड किया है अंडर द
2020 एजुकेशनल पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसमें जो है बिहार के गवर्नर और बिहार गवर्नमेंट में एक टसल है, ठीक है, कि अभी करना है तो गवर्नर इज इन फेवर कि इसको लागू किया जाए, वेयर एज बिहार गवर्नमेंट कह रही है कि पहले जो बैकलॉग्स हैं उसको सही करवाइए, उसके बाद लागू कीजिए। तो यही टसल चल रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो देयर इज अ टसल बिटवीन द बिहार गवर्नमेंट एंड द गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4-year डिग्री कोर्स इन द स्टेट। The governor is in favor of introducing 4-year graduation degree program with a choice-based credit system. However, the Bihar government has opposed this degree and it's not in favor of implementing the 4-year degree course with CBCS. वही कह रहे हैं कि बैकलॉग वो पहले खत्म किया जाए। As of now, none of the universities in Bihar is implementing this thing, ठीक है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में ये इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है। इम्पोर्टेंट है ये न्यूज, सॉरी। तो बुक एक लॉन्च हुई है जिसका नाम है नालंदा, ठीक है। नालंदा यू ऑल नो वाज द एंशिएंट लर्निंग सेंटर, नालंदा में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। 13th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने इसको बर्बाद कर दिया, वो सारी कहानी है। इसको फाउंड किसने किया था वो सारी बात करेंगे, पहले बुक के बारे में बात करते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज इन बिहार में बात करेंगे। तो बुक नालंदा इज ऑथर्ड बाय अभय कुमार। तो कौन किसने ऑथर किया है? अभय कुमार, ठीक है, याद रखिए। ये क्या है? ये पॉलिटिशियन है, डिप्लोमेट है और पोएट भी हैं, ठीक है, और राइटर भी हैं, ध्यान दीजिएगा, अभय कुमार, ठीक है। इट इज पब्लिश्ड बाय, तो पेंगुइन पब्लिश कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पेंगुइन इंटरनेशनल पब्लिकेशन है और बहुत बड़ा पब्लिकेशन है। तो इसमें पूरा द थीम ऑफ द बुक रिवॉल्व्स अराउंड द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग नालंदा इन बिहार। तो पूरा उसी के आसपास रहेगा, ठीक है। तो नालंदा के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन क्या क्या होता था वो इस बुक से आपको पता चलेगा। एक और बुक नालंदा के नाम से लॉन्च हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गौतम बोराहा की बुक है, गौतम बोराहा की, ठीक है, बुक है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, लॉन्च बाय रस्किन बॉन्ड ने इसको लॉन्च की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इट वाज लॉन्च बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। तो दो बुक है नालंदा के नाम से, एक तो गौतम बोरा की बुक है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, वाज लॉन्च्ड बाय रस्किन बॉन्ड, अनदर वाज जस्ट नालंदा ऑथर्ड बाय अभय कुमार, लॉन्च्ड बाय पेंगुइन पब्लिकेशन, ठीक है। तो ये दोनों बुक का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट द एंशिएंट लर्निंग सेंटर्स ऑफ बिहार, जिसमें सबसे पहले नाम आता है नालंदा महाविहारा का। क्या? नालंदा महाविहार का, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सब जानते हैं, ठीक है। कुमारगुप्त वन ने, गुप्ता रूलर कुमारगुप्त वन ने इसको बनवाया था 5th सेंचुरी एडी में, ठीक है। और ये कौन सी ब्रांच ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग से रिलेटेड है? तो ये महायान बुद्धिस्ट लर्निंग से रिलेटेड है। कौन से? महायान, ठीक है, महायान, ठीक है, या ग्रेटर व्हीकल भी जिसको कहते हैं, जिसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। तो इसमें जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, यानी बुद्ध कौन से भाषा में उपदेश देते थे? तो पाली था, तो उनकी जो सारे स्क्रिप्चर्स थे वो पाली में ही थे, ठीक है। तो जो चेंजेस होंगे तो इसमें तो पाली नहीं रहेगा क्योंकि ये रिजिड नहीं रह गए, ये मूर्ति पूजक हो गए, ठीक है। आइडल वर्शिप इन्होंने अडॉप्ट की, आइडल वर्शिप महायान ने, लैक्स रहे, ठीक है। इसी के साथ इसमें लैंग्वेज का भी चेंज हुआ। तो संस्कृत अगर कहीं से पूछा जाए, संस्कृत कोई बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है तो वो महायान स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग का होगा, हीनयान का नहीं होगा। हीनयान जो है ओरिजिनल व्हीकल है या लेजर व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है, या ऑर्थोडॉक्स बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका महासंघिका है, महासंघिका जो महायान की तरह ही ब्रांच है, ठीक है, महासंघिका, ठीक है। तो वो भी लैक्स है, उसमें भी संस्कृत मिलता है। दूसरी यूनिवर्सिटी है उदंतपुरी, 7th सेंचुरी की यूनिवर्सिटी है। जब 7th सेंचुरी का नाम आए तो आपको सबको पता होना चाहिए कि 7th सेंचुरी में उदंतपुरी, बिहार शरीफ, नालंदा वाले बिहार शरीफ में पड़ती है। उदंतपुरी की सीट क्या है? ठीक है, बिहार शरीफ, याद रखिएगा, बिहार शरीफ में पड़ती है और बिहार शरीफ नालंदा में ही पड़ता है। और इस समय 7th सेंचुरी में इस वाले रीजन को रूल कर रही थी पाला डायनेस्टी। और पाला डायनेस्टी का जो उस समय फाउंडर था 7th सेंचुरी में, वो था गोपाल। कौन था? गोपाल। 750 एडी के आसपास ये बना, पाला डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो इसको किसने बनवाया? गोपाल ने, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा बुद्धिज्म फॉलो होता था वो अभी विक्रमशिला को डिस्कस करने के बाद बताते हैं। विक्रमशिला 9th सेंचुरी एडी में बनी, ठीक है, और इसको बनवाने वाला था धर्मपाल,
9th सेंचुरी सीई का पाला रूलर था, ठीक है। और विक्रमशिला जो है वो पड़ती है भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में। तो विक्रमशिला से के नाम से कुछ भी आए, गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी आए, कुछ भी आए, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, भागलपुर होना चाहिए। टू बी प्रिसाइज अगर लोकेशन जाननी हो तो अंटीचक, अंटीचक भागलपुर, अंटीचक भागलपुर में, ठीक है। ये दोनों स्कूल आप सबको पता है कि ये जो पालास थे ये तंत्रिज्म या तांत्रिक बुद्धिज्म को, बुद्धिस्ट तो थे ही, लेकिन कौन सी ब्रांच को प्रमोट करते थे, तांत्रिक बुद्धिज्म को या थेरवडा बुद्धिज्म को। कौन सा, थेरवदा, ठीक है, थेरवदा बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे। और बुद्धिज्म में तंत्रिज्म जो है वो यहीं से आया है। थेरवडा जो आपका तिब्बतियन थेरवडा है वो बंगाल से जाकर तिब्बत गया है, ठीक है। तभी आप लोग आज लोग भी सुनते हैं कि बंगाल में जादू लोग ज्यादा करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। तो ये सारा जो है दोनों यूनिवर्सिटीज जो है ओदंतपुरी और विक्रमशिला, यहाँ पे लर्निंग कौन सी प्रमोट होती थी या कौन से मेजर ब्रांच को सपोर्ट करते थे, तो थेरवडा बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे या तांत्रिक बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, ये ध्यान दीजिएगा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी। वहीं नालंदा जो है वो महायाना ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म को सपोर्ट करता था या उसकी ज्यादा लर्निंग होती थी। तो ये तो रही बात तीनों यूनिवर्सिटीज की। सोमपुरा यूनिवर्सिटीज भी बनी थी, या जो बिहार बना था सोमपुरा बिहार, वो बांग्लादेश में भी पड़ता है, वो भी पाला टाइम में ही बनाया गया था। और जलदग्गा भी बना था, वो भी बांग्लादेश में। तो सोमपुरा जलदग्गा ये भी याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, एक सेकंड। तो आप हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो आप जब चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ोगे कि क्यों ये जो है आपका तांत्रिक बुद्धिज्म से रिलेटेड है, क्यों ये महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, आपको अपने आप वो क्लियर होता जाएगा। क्योंकि धर्मपाल जो था, सॉरी कुमारगुप्त जो था, क्योंकि गुप्ता जो डायनेस्टी थी ये क्या थी, वैष्णवाइट्स ज्यादा थे ना, और वैष्णवाइट्स यानी मूर्ति पूजक, विष्णु के उपासक। तो आप देखेंगे कि ये बुद्ध जो है, बुद्ध को भी धीरे धीरे विष्णु का अवतार मानने लगे। तो उसका रीजन आप यहाँ से आराम से लिंक कर सकते हो। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि क्या सिर्फ बुद्धिस्ट लर्निंग ही प्रमोट होती थी यहाँ नालंदा में, ठीक है। तो नहीं, आंसर शुड बी नो, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन, सॉरी मेडिसिन, लॉजिक, मैथमेटिक्स और भी जो ब्रांचेस थी उनको भी, उनकी भी लर्निंग दी जाती थी, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज को ध्वस्त कराने का जो श्रेय जाता है 1191 के आसपास में, वो किसको जाता है, टर्किश जो इन्वेडर था बख्तियार खलजी। और ये बख्तियार खलजी किसके समय आया था, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक पार्ट लीड कर रहा था, एक पार्ट ये लीड कर रहा था। तो मोहम्मद घोरी के समय ही आया था बख्तियार खिलजी भी। तो ये इसको और ईस्ट में भेज दिया गया और ईस्ट में जाके इसने तबाही मचाई। तो वही वाला पीरियड था 1191 वाला, 1191-92 वाला, जब ये चीजें डिस्ट्रॉय की गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली दिया गया, इसको इधर बिहार की तरफ भेजा गया। नाउ NIRF रैंकिंग 2023 आ गई है, ठीक है। तो अभी हम बिहार स्पेशल के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन से कैटेगरीज में, इस बार कैटेगरीज भी बढ़ाई गई हैं, अराउंड 12 कैटेगरीज में ये रैंकिंग दी गई, ठीक है। तो 12 की 12 कैटेगरीज नहीं देखेंगे, जिसमें बिहार का कोई इंस्टीट्यूशन है उस कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, 2023, ठीक है। तो ओवरऑल में आप सबको पता है कि ओवरऑल में अगर देखें तो ओवरऑल में IIT मद्रास जो है वो फर्स्ट पे है, IIT मद्रास फर्स्ट पे है, ठीक है, तमिलनाडु का, ठीक है, जिसको स्कोर मिला है 86.69 IIT मद्रास। सेकंड पे है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, सेकंड पोजीशन रहा ओवरऑल कैटेगरी में। तो IIT मद्रास और IISc बेंगलोर, थर्ड पे IIT दिल्ली। तो ये तीन याद रखिएगा ओवरऑल में। फर्स्ट पे है IIT मद्रास, दूसरा है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, एंड थर्ड इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली, ठीक है। तो ये ओवरऑल कैटेगरीज में टॉप 3 हैं, ठीक। IISc बेंगलुरु के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि जिस इसकी स्थापना हुई, इट वाज सपोर्टेड, और फंड किसने किया था, तो जमशेद जी टाटा ने किया था, याद रखिए। RAS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इस पे रिलेटेड, जो आपका 2021 वाला RAS था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। IIM जो अहमदाबाद है, IIM अहमदाबाद, ये किसने बनवाया था, तो ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है।
मृणालिनी साराभाई के लिए बनवाया गया था, मृणालिनी साराभाई। और मृणालिनी साराभाई किसकी पत्नी थी? तो विक्रम साराभाई की पत्नी थी, उन्होंने बनवाया था IIM अहमदाबाद, जो बाद में टॉप का जो आपका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना। ठीक है। नाउ पटना में ओवरऑल कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना IIT पटना को 66th पोजीशन मिली। ओवरऑल रैंकिंग 100 टॉप 100 को दी गई, इसमें IIT पटना जो है आपका IIT पटना जो है ये 66वीं या 66th पोजीशन पे है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पोजीशन पे ओवरऑल में IIT मद्रास, सेकंड पे ISC बेंगलुरु, थर्ड पे IIT दिल्ली, और पटना को 66वां स्थान मिला है, 66 पोजीशन मिली। अब देखते हैं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग। ठीक है, तो यूनिवर्सिटीज में टॉप 100 में कौन कौन सी है? तो पहला तो IISc जो है बेंगलुरु है। यूनिवर्सिटीज में IISc बेंगलोर है पहले पोजीशन पे, एक रैंक पे। JNU दूसरे नंबर पे है। जामिया इस्लामिया दिल्ली की तीसरे पोजीशन पे है। जाधवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता चौथे पे है। और BHU जो है आपका वो 5वें स्थान पे है यूनिवर्सिटीज में। तो 1 और 2 याद रखिए। तो ISC बेंगलुरु फर्स्ट पे है यूनिवर्सिटीज में, और JNU जो है वो सेकंड पे है। ये सीधे NIRF के बैक साइड से है, तो कुछ भी गलती होने की संभावना नहीं। नाउ अब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में देखते हैं तो IIT मद्रास ही फर्स्ट पे है। ठीक है, इंजीनियरिंग में भी IIT मद्रास है, फिर IIT दिल्ली है। ठीक है, और बिहार में अगर देखें इंजीनियरिंग में टॉप 100 का लिस्ट दिया गया है, इंजीनियरिंग में टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस। ठीक है, तो इसमें IIT मद्रास और IIT दिल्ली फर्स्ट सेकंड पे हैं। उसके बाद IIT जो पटना है उसको 41st पोजीशन मिली है, 41वीं पोजीशन IIT पटना को मिली है। और NIT पटना जो है उसको मिली है 56वीं पोजीशन। ठीक है, याद रखिएगा 56th पोजीशन। वहीं बात करें तो अब मैनेजमेंट जो कॉलेजेस हैं टॉप 100 मैनेजमेंट कॉलेजेस में, ठीक है, तो IIM अहमदाबाद जो है ऑब्वियसली इसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। वहीं IIM बेंगलुरु को सेकंड पोजीशन पे रखा गया है। बात करें बिहार का तो IIM गया जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया, इसको 53rd पोजीशन मिली है IIM गया को। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट कॉलेजेस की लिस्ट रही। फार्मेसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में जो है इसको फर्स्ट मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि बिहार का भी एक नाम इसमें आया है इसलिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कहाँ पे है? हैदराबाद में, उसको फर्स्ट पोजीशन मिली है। ठीक है, जामिया हमदर्द को सेकंड, और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो बिट्स पिलानी है इसको थर्ड पोजीशन मिली है। किसमें? फार्मेसी में। बिहार की बात करें तो यहाँ का एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि हाजीपुर में है, इसको 44th पोजीशन पे रखा गया है। हाजीपुर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर हाजीपुर को 44वां स्थान मिला है। ठीक है, और बात करते हैं अब मेडिकल की। अभी हमने फार्मा देख लिया, तो एम्स दिल्ली को पहली पोजीशन, ठीक है, और PGMIR जो है चंडीगढ़ उसको PGI पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो चंडीगढ़ का है उसको दूसरी पोजीशन रखी गई है। बात करें बिहार की तो जो आपका एम्स पटना है इसको 27th पोजीशन मिली है। तो मेडिकल में ओवरऑल 27th पोजीशन किसी इंस्टीट्यूट को सबसे ज्यादा बिहार में वो मेडिकल में मिली है, किसको? एम्स पटना को। और इसमें एम्स दिल्ली नंबर 1 पे है और PGI चंडीगढ़ सेकंड पे है, और एम्स पटना 27वीं पोजीशन पे। तो सबसे अच्छी पोजीशन यही मेडिकल फील्ड में है। आर्किटेक्चर की बात करें तो IIT रुड़की फर्स्ट पे है, NIT कैलिकट जो है सेकंड पे है, और जो आपकी IIT खड़गपुर है थर्ड पे है आर्किटेक्चर की कैटेगरी में। कौन कौन सी? IIT रुड़की इज ऑन फर्स्ट प्लेस, ठीक है, NIT कैलिकट सेकंड पे, और IIT खड़गपुर थर्ड पे आर्किटेक्चर में। ठीक है, बिहार का एक इंस्टीट्यूट है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT पटना। NIT पटना जो है आर्किटेक्चर में 19वें पोजीशन पे है। 100 में से 19वां पोजीशन मिला है आर्किटेक्चर वाली फील्ड में, किसको? NIT पटना को। वहीं जो आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झारखंड है उसको 20वां स्थान मिला। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर की बात कर ली। और एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI जो IARI है, जिसको IARI पूसा भी कहा जाता है, इसको फर्स्ट पोजीशन मिली है। ठीक है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च को सेकंड पोजीशन मिली है। ये दोनों जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जिसका NDRI जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल में है, इसको सेकंड पोजीशन मिली है। ठीक है, पंजाब की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थर्ड पे। तो सबसे पहला IARI जो दिल्ली का है पहली नंबर पे, ICAR का NDRI
नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो करनाल में है दूसरी पोजीशन में, किसमें, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, ठीक है। वहीं बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो समस्तीपुर में है, इसको कौन सी पोजीशन मिली है, इसको 33rd पोजीशन पे रखा गया है, ठीक है, समस्तीपुर की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये पूसा में पड़ती थी, पूसा जगह समस्तीपुर में है, और इसी पूसा के नाम पे ये दिल्ली का जो ICAR और IARI है, इसको भी इस जगह का नाम पूसा रखा गया। तो आप अभी सुनते होंगे राजेंद्र नगर करोल बाग के बगल में पूसा रोड, जहाँ पे ये ICAR और IARI है, ठीक है, तो इसी वजह से ठीक है। सॉरी। नाउ द फील्ड ऑफ इनोवेशन, इसमें सिर्फ 10 इंस्टीट्यूट्स को रखा गया है, ठीक है, जिसमें जो IIT कानपुर है ये पहली पोजीशन पे है इनोवेशन में, और IIT मद्रास सेकंड पे, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, IIT कानपुर और मद्रास, ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये हमने पूरा देख लिया आपका NIRF रैंकिंग, ठीक है, इसमें काफ़ी है। साइबर पुलिस स्टेशन, बेसिकली 44 साइबर पुलिस स्टेशन नए खोले गए हैं, कहाँ पे, बिहार में, या खोले जा रहे हैं, ठीक है। तो बिहार में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 38, तो 38 खुलने चाहिए थे, लेकिन 44 खोले गए। रीजन बीइंग कि ईच डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट इंक्लूडिंग 38 डिस्ट्रिक्ट्स, तो 38 हो गए, 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स में और 4 रेल डिस्ट्रिक्ट्स में ये इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो आप इसको जोड़ लेंगे इस तरह से, तो 44 हो गया, ठीक है। हैज़ 1 साइबर पुलिस स्टेशन एलोकेट किया जा रहा है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट मतलब वो आपका रेलवे डिस्ट्रिक्ट, मतलब वो रेलवे जोन को एक डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं, उस हिसाब से। विक्टिम्स ऑफ साइबर क्राइम कैन रजिस्टर देयर कंप्लेंट इन वेरियस वेज, ठीक है, तो ये बेसिकली साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना आसान हो जाएगा इससे, ये है इसका सोल पर्पज, ठीक है। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, तो आप लोगों ने सुना होगा PM लैड, प्राइम मिनिस्टर एरिया, PM लैड, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर एरिया डेवलपमेंट स्कीम होती है, या जो वो होता है जो आपका MP कहते हैं ना, MP का जो कोष होता है, जो इसमें पैसे आते हैं उनको इतना खर्च करने के लिए, PM लैड स्कीम के तहत, उसी तरह से ये जो है आपका CM लैड्स है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना या CM एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके तहत अभी तक जो है 3 करोड़ रुपए मिलते थे, अभी 4 करोड़ रुपए हर साल मिलने लगेगा हर एक MLA को, ठीक है, हर एक MLA को कितना मिलने लगेगा, 4 करोड़ बिहार में, ठीक है। तो बस इतना ही है, 4 करोड़, तो वो अपने कंस्टिट्यूएंसी में कोई भी डेवलपमेंट कार्य ये एक साल में 4 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, यही है। दरभंगा एयरपोर्ट एनहेंसिंग रीजनल कनेक्टिविटी एंड एयर ट्रेवल, बेसिकली क्या है कि दरभंगा एयरपोर्ट को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है, ताकि जो उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए इसको बल मिल सके, ठीक है। तो टॉप एयरपोर्ट अंडर उड़ान, दरभंगा एयरपोर्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वन ऑफ द लीडिंग एयरपोर्ट्स इन द कंट्री अंडर उड़ान उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, ठीक है। तो उड़ान जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था, जिसका मोटो था टू बूस्ट रीजनल एयर कनेक्टिविटी और एयर फेयर को आम आदमी के लिए आसान और सस्ता बनाना, ठीक है, यही मेन इसका पर्पज था। तो बेसिकली इसको इसी तौर पे दरभंगा एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, दरभंगा एयरपोर्ट को। और दरभंगा और पूर्णिया 2 एयरपोर्ट्स को बिहार में बेसिकली डेवलप किया जा रहा है। अभी तक ये जो है मिलिट्री जो वो थे, अभी इसमें जो है सिविल जो है कॉन्क्लेव्स बनाए जा रहे हैं और इनको फुली फंक्शनल किया जा रहा है अंडर उड़ान। दरभंगा वाला तो चालू हो गया, पूर्णिया वाला कुछ दिन में चालू हो जाएगा, ठीक है। तो मिलिट्री एयरपोर्ट्स या एयर स्ट्रिप्स थे, इनको कन्वर्ट करके सिविल कॉन्क्लेव्स बनाए जा रहे हैं। तो बस इतना ही। लॉन्गेस्ट रनवे इन द स्टेट अंडर IAF कंट्रोल, इंडियन एयरफोर्स के कंट्रोल में था, ठीक है। तो बस यही था। सर्वे फॉर आइडेंटिफाइंग लैंडलेस हाउसहोल्ड्स बिगिंस विद लॉन्च ऑफ ऐप। तो जो लैंडलेस हाउसहोल्ड्स थे, इनके लिए एक सर्वे कराया जा रहा है कि किसके किसके पास जमीन नहीं है, वो सर्वे एक ऐप से हो रहा है, वो ऐप लॉन्च किया गया है। और ये जो लैंडलेस पीपल हैं, इनको आइडेंटिफाई करके इनको कुछ जमीन दी जाएगी और कुछ पैसा दिया जाएगा, ताकि वो एक पक्का हाउस उस लैंड पे बना सकें। दिस वाज द मोटो फॉर दिस सर्वे। मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च फॉर आइडेंटिफाइंग लैंडलेस फैमिलीज इन द स्टेट फ्रॉम वीकर सेक्शंस, ठीक है, लॉन्च बाय आलोक कुमार मेहता। ये क्या है, बिहार के रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म मिनिस्टर हैं, ठीक है। सर्वे ऑनगोइंग अंटिल जून 2023 तक। एम टू प्रोवाइड होमस्टेड लैंड सेलेक्टेड बेनिफिशियरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग पक्का हाउसेज, ठीक है। टारगेट टू एलोकेट लैंड टू बेनिफिशियरीज फैमिलीज बाय दिसंबर 2023 तक सबको लैंड थोड़ा थोड़ा दिया जाए, ठीक है। और ईच हाउस होल्ड को 5 डेसिमल ऑफ लैंड दिया जाएगा, ठीक है। और बेसिकली अभी तो ये शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है, कुछ दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने हॉल्ट कर दिया था जो आपका क्या है कास्ट बेस्ड सर्वे बिहार में हो रहा था, इस पर रोक लगा दी थी।
फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। तो यही है पूरा केस, ये दोनों बता दिया। इसमें पटना हाई कोर्ट की न्यूज है, उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी। साइड क्या किया है, तो पेटिशनर जो थे अखिलेश कुमार ने अलेज किया है दैट मिसयूज ऑफ कंटिजेंसी फंड, ठीक है, एंड क्वेश्चंस द स्टेट्स ज्यूरिडिक्शन टू कंडक्ट सच सर्वे। तो प्राइवेसी और सारी मुद्दों का वो बात करके ये कहा गया कि स्टेट के पास कोई पावर ही नहीं है ऐसा सर्वे करवाने के लिए, सिर्फ ये पार्लियामेंट कर सकता है। एडवोकेट जनरल पीके शाही डिफेंड्स द सर्वे, ठीक है, जो बिहार के एडवोकेट जनरल हैं पीके शाही ने, इन्होंने इसको पटना हाईकोर्ट में डिफेंड किया, फिर भी इनका पर्पज फुलफिल नहीं हुआ। सर्वे का जो सेकंड फेज था ये अप्रैल 15 से कमेंस होकर मई 15 तक चलने वाला था, लेकिन रोक लग गई है, ठीक है। तो यही है पूरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है, तो ये ध्यान दीजिएगा। एनजीटी ने 4000 करोड़ रुपए का फाइन मारा है बिहार गवर्नमेंट को, ठीक है, कितने का, 4000 करोड़ का, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन ऑन बिहार, ठीक है। तो रीजन क्या है, तो इन्होंने जो इनका जो वेस्ट मैनेजमेंट वाला वो था, वेस्ट मैनेजमेंट में ये फेलियर रहा है, स्टेट जो है was a failure in terms of waste management, इसके failure to scientifically manage solid and liquid waste as per the polluter pays principle। इस वजह से एनजीटी ने 4000 करोड़ रुपए की फाइन लगाई है, किस पे, बिहार गवर्नमेंट पे। डेडलाइन फॉर द डिपॉजिट 2 महीना दिया है कि 2000 महीने में आप ये पैसा डिपॉजिट कीजिए, ठीक है, ताकि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ देखेगी अपने हिसाब से कराएगी, क्योंकि आप तो खरे नहीं उतरे अपने बातों पे। यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट जो 4000 करोड़ रुपए बिहार देगा वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट जो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज होंगी, रेमेडिएशन ऑफ लेगेसी वेस्ट और सेटिंग ऑफ एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए किया जाएगा। एग्जिस्टिंग वेस्ट सिचुएशन जो है बिहार में वो बहुत खराब है। लेगेसी वेस्ट जो है वो 11.74 लाख मैट्रिक टन डेली का जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें, ये डेटा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डेटा याद रखिएगा, ये मेंस के लिए काफी हेल्पफुल होगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज, 2 लार्ज कोल ब्लॉक्स डिस्कवर्ड इन, कहाँ पे, भागलपुर में, शायद, ठीक है, भागलपुर में 2 नए कोल ब्लॉक जो हैं भागलपुर में डिस्कवर किए गए हैं। एक तो मिर्जा गांव है, दूसरा लक्ष्मीपुर है। मिर्जा गांव और लक्ष्मीपुर दोनों कहाँ पे हैं, भागलपुर में है, और ये भागलपुर क्या, वेस्ट बंगाल की बाउंड्री को टच करता है, ठीक है, और गंगा नदी के पास में है, बस ये ध्यान दीजिएगा। मिर्जा गांव कोल ब्लॉक हैज एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ 2300 मिलियन टन ऑफ कोल। वहीं लक्ष्मीपुर का जो है ये 1035 मिलियन टन, ठीक है। तो मिर्जा गांव इज बिगर वन एंड लक्ष्मीपुर उससे काफी छोटा है, मतलब जो उनका कैपेसिटी जो है बताई जा रही है कितना कोल हो सकता है, ठीक है। द आइडेंटिफिकेशन क्रेडिट गोज टू कोल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, CMPDIL कोल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, जो कि रांची में है, इसने इसको खोजा है, ठीक है, कोल माइंस को। मिशन परिवर्तन लॉन्च किया गया है, इसमें क्या होगा, एनहांस किया जाएगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स को, फैसिलिटीज बेसिकली बढ़ाई जाएंगी। एम टू इनहांस द ओवरऑल हेल्थ सर्विसेज ऑफ ऑल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स फोकसिंग ऑन क्लीनलीनेस, ठीक है। तो परिवर्तन जो मिशन परिवर्तन है, परिवर्तन तो बेसिकली मेडिकल जो इंस्टीट्यूट, मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें क्लीनलीनेस को प्रमोट करना इनका मेन एम है, हाइजीन को मेंटेन करना, ठीक है। एंड इफिशिएंट में आई हेल्प यू डेस्क बनाया जाएगा इसमें सारे उसमें। तो ये इंस्पायर हुआ है मिशन 60 दिन 60 डेज विच एम्स टू इम्प्रूव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंडीशन, ठीक है। तो ये मेडिकल कॉलेजों का कायाकल्प होगा, तेजस्वी जी ने बताया है, ठीक है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की समीक्षा बैठक, कहा सरकारी सेवा में रहना है तो काम करना होगा। स्वास्थ्य विभाग में परिवर्तन योजना का जल्द लागू होने को बताया गया। तो बेसिकली क्लीनलीनेस को बढ़ावा देना है, इट्स ऑल अबाउट दैट। बिहार जो है 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप लॉन्च हो गया है बिहार में, 4था एग्रीकल्चरल रोड मैप, ठीक है। कब से, तो इफेक्टिव है अप्रैल 1 2023 से, अप्रैल 1 2023, और कितने दिन के लिए, तो 5 साल के लिए, तो अप्रैल 2028 तक ये रोड मैप रहेगा, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 अप्रैल 2028 तक 4था एग्रीकल्चरल रोड मैप रहेगा। अभी जो पुराने रोड मैप थे उनको देख लें, तो जो आपका एग्रीकल्चरल रोड मैप 1 है वो 2008 से 12 तक रहा, और इसमें प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया, एग्रीकल्चरल रोड मैप 1। वहीं 2 में 2012 से 17 तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज्यादा काम किया गया। वहीं 3 में जो एम था 2017 से 22 में इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी दोनों को साथ में लेके चला गया। चौथे में देखते हैं तो इसमें जो है क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग,
कोर्स ग्रेन यानी मोटे अनाज को जो है बढ़ावा देना है, बिकॉज ईयर 2023 जो 2023 का साल है इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया गया है बाई यूनाइटेड नेशन, और इसको प्रपोज किया था इंडिया ने, मोटे अनाजों का वर्ष डिक्लेयर किया गया। तो कोर्स ग्रेन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग, ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके आया है चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप। अभी इसका पूरा डॉक्यूमेंट नहीं आया है, जब डॉक्यूमेंट आएगा तो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग करंटली इंप्लीमेंटेड इन 190 विलेजेस, स्कोप टू एक्सचेंज, इसको एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, और भी 190 विलेज से उठा के ज्यादा विलेजेस में। तो क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग बिहार में 190 विलेजेस में भी हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रायोरिटी इनहांसिंग एग्रीकल्चरल मार्केट, ऑनलाइन सेल्स, प्रमोशन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो इतना ही है, आप उसको डेट लाइन और इसको फोकस एरिया ये जो 3 है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बेफिकर ऐप क्या है ये? तो बेफिकर ऐप इज नथिंग बट रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, ठीक है। तो मॉनिटरिंग करेगा फ्लड और इरिगेशन का, कहाँ पे? बिहार में इरिगेशन। तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। फुल फॉर्म है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस बेफिकर। और ये इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा ये मिटिगेट करना होगा द इम्पैक्ट ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट इन बिहार। तो जो दुष्प्रभाव होंगे फ्लड और ड्रॉट को, उसकी पहले से वार्निंग देके वहां पे लोगों को हटा के सारी चीजें करवा के, और जो है आफ्टर शॉक जो है उसको झेलना, सारी चीजें इसके तहत शामिल होंगी, मतलब हेल्प करेगा फ्लड कंट्रोल में। तो यही है इसका फंक्शन। क्या होगा? ऑटोमेटेड सिस्टम प्रोवाइडिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन फ्लड्स एंड इरिगेशन टू क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यही है बेफिकर है। स्किल एनहांसमेंट सेंटर फॉर मैटरनिटी केयर खोला गया है, कहाँ पे? पटना में। इनिशिएटेड बाय फेडरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन ईस्टर्न इंडिया। तो ईस्टर्न इंडिया में ये अपनी तरह का पहला है, ठीक है। तो स्किल एनहांसमेंट सेंटर फॉर मैटरनिटी केयर, ठीक है, खोला गया है बाय फेडरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया। और इस तरह का ये अपना पूरे ईस्टर्न इंडिया में पहला संस्थान है, फर्स्ट इंस्टीट्यूट है। इसका एम है टू ऑफर क्वालिटी इंप्रूवमेंट ट्रेनिंग, किसको? जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, बेसिकली ज्यादातर आशा और जीविका दीदी इसको, एडहरिंग टू एक्रेडिएशन स्टैंडर्ड फॉर फैसिलिटी रजिस्टर्ड अंडर सीएससी प्रोग्राम। तो बस इतना ही, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना NRCM इन दरभंगा। इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि अभी तक जो है ये RCM था, जो रिसर्च सेंटर फॉर मखाना था, रीजनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना था। 2002 में इसको नेशनल रिसर्च NRCM ही था। ये 2002 में इसको लॉन्च किया गया था या बनाया गया था एज एन NRCM, जो ICAR के अंतर्गत आता था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंदर आता था। 2002 में जब बना तो जो है बीजेपी गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी की थी। 2005 में कांग्रेस गवर्नमेंट के तहत इसको RCM कर दिया गया, ठीक है। और जो ICAR का जो ईस्टर्न जो वो बेंच है पटना में, उससे इसको लिंक कर दिया गया, ठीक है। तो प्रीवियसली इसको रिसर्च सेंटर फॉर मखाना के नाम से जाना जाता था 2005 के बाद से अब तक। 2002 में नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना था, ठीक है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना दरभंगा, तो ये रीगेन किया है नेशनल स्टेटस अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि दिल्ली में है। इसका फिर से रीगेन हुआ है। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 2002 में, विद फोकस ऑन मखाना कंजर्वेशन रिसर्च और डेवलपमेंट। न्यू मैंडेट एक्सपेंडेड टू इंक्लूड अदर एक्वाटिक क्रॉप्स एंड फिश। तो जब ये नेशनल स्टेटस मिला है तो इसको कुछ और भी कार्य दिए गए हैं। अब तक ये सिर्फ मखाना के लिए काम करता था, अभी जो एक्वेटिक यानी जो पानी में उगने वाले, जैसे वाटर चेस्टनट हो गया, सिंघाड़ा हो गया, और भी चीजें हैं, इनको भी कवर करेगा, ठीक है। मखाना ही नहीं, और भी क्रॉप्स जो वाटर में उगती हैं, और एक्वेटिक प्लांट्स और फिश को भी, या इनलैंड फिशिंग भी इसी के अंतर्गत आएगी, उसको भी प्रमोट करना होगा, ठीक है। न्यू मैंडेट तो यही रहा। मिथिला रीजन प्रोड्यूस 90% ऑफ द ग्लोबल मखाना। तो जो आपका मिथिला क्षेत्र है, ठीक है, इन जनरल, और दरभंगा इन पार्टिकुलर सबसे ज्यादा मखाना प्रोड्यूस करते हैं, लगभग 90% ऑफ द ग्लोबल। फॉक्सनट के नाम से जाना जाता है, और ये इसमें हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, ये ध्यान दीजिएगा। अगस्त 2022 में मखाना को GI टैग भी मिला था, ये ध्यान दीजिएगा, GI टैग मिला था। तो बिहार में अब तक टोटल 15 प्रोडक्ट को GI टैग मिला है। बात करें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, तो बिहार में 15 प्रोडक्ट्स को क्या मिला है? GI टैग। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स विच गॉट GI टैग इन बिहार आर 5, जिसमें से 2022 में एक मखाना को मिला है अगस्त 2022 में। दरभंगा रिसीव द PM अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन 2021 फॉर इम्प्लीमेंटिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम
ODOP स्कीम फॉर मखाना, जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम था मखाना के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड 2021 में दरभंगा को मिला है। NRCM जो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना ऑपरेट करेगा अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑल्सो एसोसिएटेड विद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट लुधियाना। तो दो इंस्टीट्यूट हैं जिसके साथ ये मिलकर काम करेगा। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना, जिसके तहत ये जब तक RCM था 2005 के बाद से ये एसोसिएटेड था। ठीक है, अभी क्या ये सीधे IACR, अभी इसके रीजनल ब्रांच से नहीं, जो आपका दिल्ली वाली ब्रांच है डायरेक्ट उसके अंतर्गत काम करेगा एज एन ऑटोनोमस बॉडी। अभी तक ये इसके तहत काम कर रहा था। ठीक है, दरभंगा मखाना रिसर्च सेंटर गेट्स बैक नेशनल स्टेटस, तो वापस मिला इसको, बस इतना ही बताने का मतलब था। थर्ड एस्टिमेट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर 2022-23। ठीक है, खरीफ सीजन के लिए है थर्ड एस्टिमेट ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन 2022-23 के लिए, जो कंप्लीट हो गया है, कंपाइल्ड हो गया या कंप्लीट हो गया है। तो जो पिछला साल था 2021-22, ठीक है, इससे थोड़ी सी कमी आई है, नेगेटिव ग्रोथ हुई है। तो वीट प्रोडक्शन 63 लाख मेट्रिक टन हुआ है, राइस प्रोडक्शन 76 लाख मेट्रिक टन हुआ है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन टोटल 180 लाख मेट्रिक टन हुआ है। ठीक है, कितना 180 लाख मेट्रिक टन हुआ है। वहीं अगर 2021-22 की बात करें तो 184 लाख मेट्रिक टन था, तो थोड़ा सा 4 लाख मेट्रिक टन की क्या गिरावट दर्ज की गई है, ये ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं वर्ष 2022-23 के लिए मुख्य खरीफ फसलों में के उत्पादन का प्रथम अग्रिम अनुमान, ये जो था वह 149.92 मिलियन टन था। ठीक है, अभी कितना है 180। ठीक है, तो 194.2। और कुछ जो है इसी 2023 में MSP भी आई है, तो MSP देख सकते हैं, कई बार MSP पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो पैडी है धान के लिए जो है इस बार का MSP है 2023-24 के लिए कॉमन धान, जो नॉर्मल मोटा अनाज है, मोटा धान है, उसके लिए 2183 रुपये 2183 रुपीज़ है कॉमन पैडी के लिए। ग्रेड A पैडी के लिए 2203 रुपये हैं 2203 रुपीज़। ज्वार के लिए जो है 3180 रुपीज़ हैं, और ज्वार मालदंडी के लिए 3225 रुपये हैं। तो इतना ही। अभी एक चीज़ और हमको देखनी है इस टेबल में, तो पैडी जो कॉमन है 2183 रुपये। ठीक है, मार्जिन ओवर द कॉस्ट तो 50% की मार्जिन है, यानी 150% की ग्रोथ होगी। तो सबसे ज़्यादा ये देखना है किस में सबसे ज़्यादा मार्जिन। ठीक है, इंक्रीज इन MSP ओवर 2022-23 मार्जिन ओवर द कॉस्ट, तो सब लगभग 50, ये 58% है, ये 82% है। बाजरा तो सबसे ज्यादा मार्जिन किस में मिल रहा है, तो बाजरा में मिल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक बार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे ज्यादा मार्जिन वाली जो क्रॉप है वो है बाजरा। ठीक है, बाजरा, ठीक, कितना 82%। अब बात करें बाजरा का सबसे ज्यादा मार्जिन, अगर बात करें इसका कि सबसे ज्यादा जो MSP में ग्रोथ किस पे हुई है, तो वो भी देखना पड़ेगा आपको एक बार। तो ये हुआ है सिसमम में, तिल में। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा 805 की है ना। हाँ, तो सिसमम में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब MSP पिछले साल से बढ़ाया गया है वो सिसमम में, तो ये ध्यान दीजिएगा, इतना ही है। ठीक है, नेशनल वाटर अवार्ड 2022 बिहार वाटर कंजर्वेशन स्कीम को मिला है। ठीक है, तो बिहार जो है तीसरा बेस्ट स्टेट जो है रहा इन वाटर कंजर्वेशन बाय यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो बिहार इज डिक्लेयर्ड थर्ड बेस्ट स्टेट अंडर नेशनल वाटर अवार्ड। तो अंडर नेशनल वाटर अवार्ड बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में, बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में, कैटेगरीज अलग अलग हैं इसलिए बात कर रहे हैं, तो तीसरी पोजीशन रही है बिहार की बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में नेशनल वाटर अवार्ड। ठीक है, तो कैटेगराइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स फॉर द वाटर कंजर्वेशन एफर्ट। रिकॉग्नाइज्ड किस लिए किया गया, कौन सी इसकी कामयाबियों को दो के इसको ये तीसरा स्थान दिया गया। रिकॉग्नाइज्ड फॉर यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी इन वाटर कंजर्वेशन इंक्लूडिंग लिफ्टिंग गंगा फ्लड वाटर फ्रॉम मोकामा जो ताल एरिया है एंड ट्रांसपोर्टिंग इट वाया 151 किलोमीटर पाइपलाइन। तो 151 किलो की जो पाइपलाइन आपने जो देखा कि पिछली बार राजगीर में पानी ले जाया गया गंगा से, ठीक है, तो उसी प्रोजेक्ट को जो है सराहा गया है। तो 151 किलोमीटर की पाइपलाइन टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू वाटर स्टार्व्ड एरिया जहां पे पानी की कमी है, लाइक गया, बोध गया और राजगीर। इफिशिएंट यूज ऑफ फ्लड वाटर विच वाज प्रीवियसली वेस्टेड एनुअली। तो ये दोनों चीजों को देखते हुए इसको क्या
बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है, तीसरे नंबर पे रखा गया है नेशनल वाटर अवार्ड में। वाटर कंजर्वेशन स्कीम जो बिहार में है उनका कुछ नाम तो गोरल इरिगेशन स्कीम है, दरभंगा में पड़ती है, याद रखिएगा, गोरल इरिगेशन स्कीम। बालूघाट बैरेज कम इरिगेशन स्कीम, ये मधुबनी में है, बालूघाट बैरेज कम इरिगेशन स्कीम मधुबनी में। बिहुल जो इरिगेशन स्कीम है ये भी मधुबनी में है। मलाई बराज जो है रोहतास में पड़ता है, कौन सी नदी पे, कोंड रिवर पे, ये प्रोवाइड करता है इरिगेशन वाटर टू बक्सर एंड भोजपुर, ठीक है। और जैतपुरा पंप कनाल स्कीम जो है ये कैमूर में है, जैतपुरा पंप कनाल स्कीम कैमूर में है। और मोहाने रिवर स्कीम ये गया में पड़ती है, मोहाने रिवर, मोहाने इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर, निरंजना। उधर स्थान बराज स्कीम नालंदा में पड़ता है नियर बिहार शरीफ। तो ये 7 जो है आप याद रखेंगे, जो है आपका वाटर कंजर्वेशन स्कीम है या डैम्स हैं या इस तरह से कुछ है जिनको पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में। तो इनका नाम, बिहार गवर्नमेंट की जो साइकिल स्कीम है इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। क्यों मिला है, तो अडॉप्टेड बाई 6 अफ्रीकन कंट्रीज। तो 6 अफ्रीकन कंट्रीज ने ये जो बिहार की जो साइकिल जो है स्कीम है, बेसिकली अभी पहले तो बिहार जो सीएम जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना है, इसको कई लोग जो हैं कहते हैं कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, तो अभी ये बालक बालिकाओं दोनों को दिया जाता है, इसलिए इट नॉट जस्ट रिमेन बालिका योजना, तो ये दोनों को दिया जाता है, बालक बालिकाओं दोनों को दिया जाता है। तो बालक बालिका योजना विल बी गुड, ठीक है। तो कितना दिया जाता है अमाउंट, 3000। कौन सी, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, तो इतना ही जानिए, 9th क्लास में पढ़ने वालों को, छात्र छात्राओं को 3000 रुपये दिया जाता है। स्कीम जो 2006-07 में लॉन्च हुई थी, सक्सेसफुली रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी इन सेकेंडरी एजुकेशन। स्टडी कंडक्ट की गई जाम्बिया में 2015 से 16 के बीच में, इसने बताया सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स। तो एब्सेंटिज्म जो है, जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, ये रिड्यूस हुआ है बाई 27% इन जाम्बिया, ये जाम्बिया का डेटा है। लेट अराइवल 66% के साथ, एवरेज कम्यूटिंग टाइम जो जाने में, स्कूल जाने में जो समय लगता था उसमें रिडक्शन हुआ है 35% का। तो इसलिए 6 जो हैं अफ्रीकन कंट्रीज ने सेम स्कीम को अपनाया है, और इस जाम्बिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट दिस स्कीम। जाम्बिया और जो है, जाम्बिया और क्यों न्यूज में है, तो यहाँ से चीता लाया गया था, कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बिहार बेटियों के लिए आसान हुआ घर से स्कूल जाना, छात्र एवं छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ठीक है। तो बेटियों के लिए आसान हुआ क्योंकि लड़के तो किसी भी तरह चले जाते थे, लेकिन बेसिकली ये दोनों के लिए। तो 3000 रुपए की जो है आर्थिक सहायता की जाती है, वो 9th क्लास में जो पढ़ने वाले बालक बालिकाएं हैं उनके लिए, ठीक है। तो इतना ध्यान दीजिएगा। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, पावरिंग वुमेन फॉर सिविल सर्विसेज। तो ये बेसिकली किसके अंतर्गत आता है, तो सिविल सर्विसेज प्रमोशन स्कीम है, प्रमोशन स्कीम है एक बिहार गवर्नमेंट की। इसके 2 जो है वो है वेरिएंट, सिविल सेवा प्रोत्साहन जो योजना है, सिविल सर्विसेज प्रमोशन स्कीम, इसमें 2 हैं। एक तो जो आपका नारी शक्ति और दूसरा है माइनॉरिटीज, बैकवर्ड्स के लिए, बैकवर्ड्स एंड माइनॉरिटीज, ठीक है, जिसमें बैकवर्ड्स, माइनॉरिटीज और ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन नीति। 2 इसका वेरिएशन यहाँ याद रखिएगा। तो ये जो नारी शक्ति या जो वुमेन्स के लिए आता है, जो स्कॉलरशिप स्कीम है, बीपीएससी या यूपीएससी का जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, यूपीएससी का क्वालिफाई करते हैं तो 1 लाख रुपए, और बीपीएससी करते हैं तो 50,000 रुपए, ठीक है, ये दिया जाता है। तो ये जो नारी शक्ति वाला या जो वुमेन्स वाला जो कंपोनेंट है, इसमें अब जो है क्या, जनरल कैटेगरी की वुमेन्स को भी सम्मिलित कर लिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब सबके लिए ओपन टू ऑल है। लेकिन ये जो दूसरा वाला है, जो मेल फीमेल दोनों को दिया जाता है, वो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज, इनको ही बस मिलेगा। जनरल कैटेगरीज के मेल पर्सन को ये स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो 6 बेनिफिशियरी क्रैक किए हैं यूपीएससी एग्जाम 2022 में। स्कीम स्टार्टेड 2018-19 में, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू एससी, एसटी एंड ओबीसी फीमेल एस्पिरेंट्स फॉर स्टेट एंड सेंट्रल सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन।
2022 में एक्सपेंड किया गया है इसको। जनरल कैटेगरी की वुमेन्स को भी इसमें सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें क्या बेनिफिट है, वुमेन जो क्लियर करेंगे यूपीएससी बीपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्री एग्जाम पीटी, उनको यूपीएससी के लिए 1 लाख और बीपीएससी के लिए 50,000 दिया जाएगा फॉर कोचिंग, स्पेशल स्टडीज, गाइडेंस फॉर द मेन एग्जामिनेशन, ताकि उनका मेंस का प्रिपरेशन अच्छा हो सके। ठीक है, तो यही है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। बेसिकली कॉलेज में जाने के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती है वही है, ये नेशनल लेवल पे भी चलती है, बिहार गवर्नमेंट भी चलाई जा रही है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, ओपन टू बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड फैमिलीज विद एन एनुअल इनकम नॉट एक्सीडिंग देन 3 लाख। तो ऐसे बैकवर्ड और वेरी बैकवर्ड फैमिली जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से ज्यादा नहीं होती है, उनके यहाँ जो बच्चे हैं जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको 3 लाख तक की, अप टू 3 लाख ये मिलेगा। ठीक है, 3 लाख बेसिकली सबको 3 लाख नहीं मिलेगा, जैसे किसी का आईआईटी में एडमिशन हुआ या एनआईटी में हुआ तो अलग अलग सबका क्राइटेरियाज है। कवर्ड स्ट्रीम्स क्या क्या है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, लॉ है और भी चीजें। बेनिफिट क्या है, ऑफर एन एनुअल स्कॉलरशिप रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख टू 4 लाख, तो 4 लाख तक का। ठीक है, ये 3 लाख से इनकी आमदनी परिवार की कम होनी चाहिए, 1 से 4 लाख तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रायोरिटी क्या है, गिवन टू स्टूडेंट स्टडिंग इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओवर दोज इन रिकॉग्नाइज्ड नॉन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो प्रायोरिटी दी जाएगी जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट में नहीं पढ़ रहे हैं उनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रायोरिटाइज किसको, जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जिनका एडमिशन हुआ है उनको। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें पढ़ते हैं। तो ये राज्य के अंतर राज्य के बाहर प्रवेश किशोर कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य स्कीम स्थापना, प्रतिबद्ध व्यय और केंद्र परियोजना के तहत ये स्कीम संचालित है। यानी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का योगदान रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और ये योजना कब चालू हुई थी, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य से स्टार्ट हुआ था 29-20 से, तो ये ध्यान दीजिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है, तो केसीसी स्कीम तो आप सब लोग जानते हैं कि पूरे कंट्री में चलती है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसमें क्या नया है, तो लोन डिस्ट्रीब्यूशन टारगेट जो है वो डबल कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। लोन अप्रूव्ड RS 5 बिलियन रुपीज। ठीक है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा लोन अमंग 1.5 लाख रजिस्टर्ड फार्मर्स इन 38 डिस्ट्रिक्ट। कितने रजिस्टर्ड फार्मर हैं, 1.5 लाख हैं बिहार में, 1.5 लाख। बेनिफिशियरी क्या है, जो आपका एग्रीकल्चरल जो सोसाइटीज हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटी, वेज फेड, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और अदर फार्मर्स, सबको दिया जाएगा। इन द प्रीवियस ईयर 2021-22 में 50,000 फार्मर्स को बस लोन दिया गया था। अभी क्या है, ये 1.5 लाख 50,000 से बढ़ा के इसको 1.5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट करंटली 88 लाख फार्मर्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्रधानमंत्री सम्मान निधि। 88 लाख लोगों को प्रधान PM सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। ठीक है, कितने, बिहार में 88 लाख, लेकिन जितने 88 लाख में से सिर्फ 39 लाख ऐसे हैं जिनको जो है KCC का लाभ मिल रहा है। तो ये जो गैप बच रहा है 49 लाख का, 49 लाख का, इन्हीं को जो है कवर करना है, ये मेन मोटो है। ठीक है, तो 88 लाख जो है PM सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, 39 लाख के पास सिर्फ KCC है। जिनके पास KCC नहीं है वो टोटल नंबर 49 लाख है और इन्हीं को कवर करना है, ये स्कीम का मुख्य लक्ष्य है। सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेटेड इन बिहार, तो हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हॉनर किया है किसको, सिविल सर्वेंट एट पटना कन्वेंशन बिल्डिंग। श्रवण श्रुति प्रोजेक्ट क्या है ये, एम टू प्रोवाइड नेसेसरी एग्जामिनेशन फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस एंड डिफनेस, इसी के साथ ये लॉन्च किया गया श्रवण श्रुति प्रोजेक्ट। तो इसका एम है टू प्रोवाइड नेसेसरी एग्जामिनेशन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग हियरिंग लॉस एंड डिफनेस, जो बहरे हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए। ठीक है, कैटेगरी विनर्स तो हैं, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है, 21 अप्रैल को, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल सिविल सर्विस मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, ये भी लौह पुरुष। तो कैटेगरी में के जो विनर्स हैं बिहार के, बेसिकली DMs को मिलता है ये अवार्ड वितरण किया गया है। पब्लिक सर्विस में पहला प्लेस जो है पटना के DM को मिला है, पब्लिक सर्विस के लिए पटना के DM चंद्रशेखर सिंह को। तो यही नाम याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पब्लिक सर्विस के लिए पटना के DM को जो है चंद्रशेखर सिंह, जिनका नाम है, उनको पहला अवार्ड मिला है। सेकंड प्लेस पे आए समस्तीपुर के DM योगेंद्र सिंह। ठीक है, ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए पहले प्लेस पे सुपौल के DM है कुशल कुमार। ठीक है, 7 निश्चय स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में पहला काम
जो स्थान मिला है सीवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता को। जल जीवन हरियाली मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पहले प्लेस पे रखा गया नालंदा के डीएम शशांक शुभांकर को। वहीं इनोवेशन के लिए मयंक बरबारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल कमिश्नर मगध डिवीजन बीपाड़ के। तो ठीक है, इतना ही। तो इसको याद करिए, याद करना इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये जो पहले नाम है, पहला पोजीशन जो मिला है, ये पूछा जा सकता है। यूनिफॉर्म कलर फॉर बिल्डिंग ऑफ मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स इन पटना, जो बेसिकली वो जो परिवर्तन स्कीम हमने पूछी थी ना, पढ़ी थी, फॉर द क्लीनलीनेस इन हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, ये उसी के तहत है। यूनिफॉर्म कलर फॉर बिल्डिंग ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल इन बिहार, तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और हॉस्पिटल हैं, ऐसा कहा गया कि सबका जो कलर सेम होगा ताकि एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिली। तो बिहार के जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने डायरेक्ट किया है ऑल मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल इन द स्टेट टू पेंट दियर बिल्डिंग्स इन अ यूनिफॉर्म कलर अंडर मिशन परिवर्तन। ठीक है, मिशन परिवर्तन, तो परिवर्तन मिशन के तहत। ठीक है, द भगवान महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ पे है? पावापुरी। ठीक है, पावापुरी। इसमें जो है, इसकी जो बिल्डिंग का कलर है उसको स्टैंडर्ड रखा गया है कि इसी की तरह से सबको पेंट करना है, बस इतना ही। मिशन परिवर्तन एम्स टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड क्लीनलीनेस ऑफ ऑल मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स इन बिहार। बेसिकली क्लीनलीनेस का ही पार्ट है। द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट यूनिफॉर्म लुक फॉर द बिल्डिंग्स मेकिंग इट इजियर फॉर पेशेंट टू आइडेंटिफाई देम फ्रॉम डिस्टेंस। और पेंट होगा तो क्लीनलीनेस भी रहेगी, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, एक नेसेसिटी बन जाएगी। जब एक ने पेंट किया, दो ने पेंट किया, तीन ने पेंट किया, तो सबको करना होगा, वो एक क्राइटेरिया मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। नाउ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बिटवीन बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड 4 NGOs, तो बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट और 4 डिफरेंट NGO के बीच में एक अग्रीमेंट या MOU साइन हुआ है। ठीक है, तो अभी साइन नहीं हुआ है, they are planning to sign with 4 voluntary organizations for financial and technical assistance in enhancing educational quality and expansion in government school। ठीक है, तो बेसिकली क्वालिटी को बढ़ाना है, लर्निंग क्वालिटी। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिटीज को प्राइमरी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में बढ़ाना है। तो ये केंद्रीय भंडार ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, NGO है केंद्रीय भंडार ऑर्गेनाइजेशन। विल ऑफर स्पेशल कंटेंट, अट्रैक्टिव स्पेशल कंटेंट जो स्कूल्स में के लिए। केंद्रीय भंडार ऑर्गेनाइजेशन जो है, बेसिकली जो NCERT का, जो जहाँ से बुक वगैरह आती हैं जो केंद्रीय विद्यालय में उसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कंटेंट देगा QR कोड के माध्यम से। ठीक है, फॉर क्लास 9 to 10th स्टूडेंट। अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक माइंड स्पार्क क्या है? आदित्य बिरला ग्रुप का एक NGO है। ये इंप्रूव करेगा चिल्ड्रन की लर्निंग लेवल को थ्रू एन ऐप। ठीक है, तो माइंड स्पार्क ये एक NGO है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका ऐप भी है। ये इंप्रूव करेगा चिल्ड्रन की लर्निंग लेवल को थ्रू एन ऐप। जेसट पीस मिशन। ठीक है, बेसिकली ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है। विल फोकस ऑन मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन मेडिटेशन एंड विजडम फॉर ऑल रिलीजियंस। एडुकेट इंडिया, ये भी एक NGO है। विल वर्क ऑन एलिमेंट्री लिटरेसी फॉर स्टूडेंट इन क्लास 4 and 5 थ्रू डोर टू डोर सर्वे एंड हेल्प डेस्क। तो यही है पूरा MOU। अप्रूवल फॉर 67 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ ऑफ 793.97 करोड़ इन बिहार। ठीक है, तो कितने 67 प्रपोजल को अप्रूवल मिला है कैबिनेट मीटिंग में। टोटल बजट जो है वो 793.97 यानी 794 करोड़ के आसपास का है। तो 47th मीटिंग हुई थी स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल की, जिसमें 67 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अप्रूव किए गए हैं। पहले स्टेज में टोटल बजट है 793.97 करोड़। द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाई बिहार डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक कुमार सिंह मई 25, 2023 को। द मेजॉरिटी ऑफ प्रपोजल, लगभग 18 प्रपोजल जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सिर्फ है। ठीक है, किस सेक्टर में? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। और इसी सेक्टर में 435 करोड़ की लगभग इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, तो 793 में से 435, आधे से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सिर्फ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में होगी। और टोटल 67 प्रपोजल्स में से 18 जो है इसी के हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। अदर जो प्रपोजल्स हैं वो राइस मिल्स के लिए हैं, जनरल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, टेक्सटाइल के लिए, टूरिज्म के लिए, प्लास्टिक और रबर के लिए। ठीक है, विद इन्वेस्टमेंट रेंजिंग फ्रॉम 42 से 62 करोड़, मतलब इंडिविजुअल की, किसी की 42 से 62 करोड़ में सबको मिला है। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इंक्लूड मेज बेस्ड यूनिट इन ठाकुरगंज। तो मेज बेस्ड यूनिट बनाई जाएगी, मेज बेस्ड यूनिट, उससे अलग अलग बैग्स वगैरह प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। ठाकुरगंज जो है वो किशनगंज में पड़ता है। विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 238 करोड़।
ठीक है, और 92 करोड़ के साथ एक अमूल मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। टेक्सटाइल यूनिट गया में खुल रही है। ठीक है, तो ये कुछ प्रपोजल्स हैं जिसको ध्यान रखेंगे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट टू बी सेटअप इन एवरी पंचायत ऑफ बिहार, इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट विल बी सेटअप इन एवरी पंचायत ऑफ बिहार, क्या है न्यूज? हर डिस्ट्रिक्ट में भी खोलना एक बड़ी बात होती है, ये तो हर पंचायत में ही फूड प्रोसेसिंग सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं। तो 22 मई 2023 को पंकज दीक्षित जो कि डायरेक्टर हैं बिहार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के, इन्होंने अनाउंस किया है दैट इनिशिएशन ऑफ प्लान टू एस्टैब्लिश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन ऑल 8387 पंचायत। तो टोटल नंबर ऑफ पंचायत बिहार में कितनी है? 8387 पंचायत। इन ऑल पंचायत में फूड प्रोसेसिंग सेंटर खोलने की बात की जा रही है। द इनिशिएटिव फॉल्स अंडर प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम विद द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर बीइंग असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये करेगा कौन? तो डिस्ट्रिक्ट जो है इंडस्ट्री सेंटर इसका पालन पोषण यानी मॉनिटरिंग करेगा, और ये फॉल करेगा या किसके अंतर्गत आएगा? पीएम माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम, पीएमएफएमई के अंतर्गत आएगा। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड वेरियस असिस्टेंट टू एंटरप्रेन्योर्स इंक्लूडिंग सब्सिडीज एंड लोन एक्सेट्रा। ठीक है, एम टू प्रमोट एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसिंग माइग्रेशन। द प्रोग्राम विल इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द लोन्स अंडर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ मीडियम इंटरप्राइजेज टू हेल्प इंटरेस्टेड एप्लीकेंट स्टार्ट न्यू इंडस्ट्रीज बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू बैंक्स। ठीक है, तो बेसिकली जो है फूड प्रोसेसिंग सेंटर को सपोर्ट करने के लिए सब है, हर पंचायत में खोलने की बात कही गई है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, टोटल नंबर ऑफ पंचायत आर 8387। ठीक है, कि इनिशिएटिव किसके तहत लिया जाए? प्रधानमंत्री माइक्रो फूड इंडस्ट्री अपग्रेडेशन स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट लोन सब्सिडी वगैरह देने की बात कर रहा है, बस इतना ही है। ठीक है, एलिजिबल इंडिविजुअल कैन आल्सो अवेल। तो जो इंडिविजुअल्स हैं, अकेला आदमी कुछ खोलना चाह रहा है, he can avail credit link capital subsidy of 35% of the project cost, अप टू जो 35% होगा वो 10 लाख से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, बस ये। चलिए, समीर पांडे बिकम फर्स्ट इंडियन टू होल्ड मेयर पोस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये हैं समीर पांडे, और पहले इंडियन बने हैं जिनको मेयर की पोस्ट दी गई है ऑस्ट्रेलिया में। प्रधानमंत्री मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे थे तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने इनको ये बात बताई कि ये पहले इंडियन है समीर पांडे जो हमारे यहाँ मेयर की पोस्ट पे आए हैं। इससे पहले 2020 में या 2022 में ये क्या थे? डिप्टी मेयर थे, डिप्टी मेयर इलेक्ट हुए थे 2022 में। ऑन मई 2023 समीर पांडे इंडियन ऑरिजिन के हैं, फ्रॉम बिहार, काउंसिलर। ठीक है, काउंसिलर वाज इलेक्टेड एज द लॉर्ड मेयर ऑफ द सिटी ऑफ परमत्ता इन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन टू होल्ड दिस पोजीशन। समीर पांडे वाज इलेक्टेड, समीर पांडे's इलेक्शन coincided, मतलब कोइंसिडेंट हुआ था विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बेंजी इन्फॉर्म्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी अबाउट द इलेक्शन ऑफ समीर पांडे। ठीक है, एंथनी एल्बेंजी जो है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, एंथनी एल्बेंजी नाम रखिएगा। समीर पांडे हु माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया अबाउट 20 years ago इज एन IT प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे। बिहार रजिस्ट्रेशन रूल 2023 नोटिफाई किया गया है। मई 2023 में प्रोहिबिशन एक्सरसाइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार ने नोटिफाई किया है बिहार रजिस्ट्रेशन रूल 2023 आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट। तो क्या है? तो बेसिकली एक मॉडल रजिस्ट्रेशन पेपर लॉन्च किया गया है, मॉडल रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट। जितने भी तरह के रजिस्ट्रेशन हैं उसके लिए एक मॉडल लॉन्च किया गया, मॉडल फॉर्मेट लॉन्च किया गया है, और उसी मॉडल फॉर्मेट पे नए रजिस्ट्रेशन होंगे। ठीक है, ताकि डाउट वाली स्थिति न क्रिएट हो और इजी हो जाए लोगों के लिए कुछ भी रजिस्टर करवाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल नाउ बी अप्रूव्ड ओनली ऑन द टाइप कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट मॉडल डीड अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट। तो एक ड्राफ्ट मॉडल बनाया गया है, उसी तरह से आपको टाइप करवा के ले जाना है इन द स्टेट रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज। The model deed allows documents to be registered by the parties without the need for external assistance। तो मॉडल बन के रखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ जाके टाइप करवाना है। तो कोई भी दलाल या थर्ड पार्टी का पर्सन उसमें जो है
फायदा नहीं उठा सकता है अगर आपको पता है। तो एक मॉडल है, उसी को ले जाके टाइप कराना है, आपका काम हो जाएगा। सिंप्लीफाई करता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को। ये 1 अप्रैल 2023 से 20 मई 2023 तक रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने कितना 1.82 लाख डॉक्यूमेंट थ्रू मॉडल डीड्स एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इतना है। तो कौन कर रहा है ये? प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वेबसाइट प्रोवाइड फॉर्मेट्स ऑफ 25 टाइप ऑफ मॉडल डीड्स फॉर द पब्लिक यूज ऑफ। ठीक है, STPs and FSTPs to be built in Bihar cities along the बैंक ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, तो सारी चीजें रिवर गंगा के बैंक पे ही नहीं, कुछ रिवर गंगा के बैंक पे, कुछ इधर उधर। तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड ऑन मई 21, 2023, बिहार गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बिल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लान यानी STP, सीवर ट्रीटमेंट प्लान इन 23 सिटीज। कितने? 23 सिटीज में along the बैंक ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, मतलब गंगा के किनारे 23 सिटीज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान STPs बनाए जाएंगे, और 8 जो हैं अलग नदियों के किनारे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, और 16 सिटीज अलोंग इट्स ट्राइब्यूटरीज। ठीक है, तो 16 जो हैं, 16 इसके ट्राइब्यूटरीज के अलावा और 8 अलग। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं। एडिशनली fecal sludge treatment plan FSTP will be established in 76 small towns to convert waste into manure। जो फीकल वेस्ट होता है, जो आपका वेस्ट निकलता है ह्यूमन बॉडी या कहीं से भी एनिमल बॉडी से, उसके ट्रीटमेंट के लिए आपका FSTP बनाया जा रहा है। और ये जो वेस्ट निकलेगा, ह्यूमन वेस्ट निकलेगा, इसको क्या मैन्योर यानी फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करना इसका पर्पज होगा। ठीक है, इन एडिशन टू गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, STP यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान आर आल्सो बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन 8 अदर इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ बिहार। Out of the many approved STP projects for clean river, only 7 have been completed so far। तो अभी तक ढेर सारे प्रोजेक्ट्स वो अप्रूव किए गए थे, लेकिन अभी 7 ही बने हैं। इसी वजह से 4000 करोड़ रुपए की फाइन भी लगी है बिहार गवर्नमेंट के ऊपर NGT के द्वारा। यही रीजन है। ठीक है, 7 ही बने हैं। ठीक है, रिजल्टिंग इन द लैक ऑफ फैसिलिटीज टू ट्रीट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सिटी डर्टी वाटर। The initiative is a part of Bihar effort to manage waste effectively, promote cleanliness and protect water bodies like Ganga and its tributaries। तो बेसिकली बिहार की जो पोजीशन है इन ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट और जो है क्लीनलीनेस में बहुत पीछे रही है। तो आप जो है स्मार्ट सिटीज जो रैंकिंग की जो रैंकिंग है उसमें भी रैंकिंग पटना को 82nd पोजीशन मिली थी 2022। ठीक है, 4 स्मार्ट सिटीज हैं बिहार में, किसी की पोजीशन अंडर 70 नहीं, 75 में भी नहीं है शायद। ठीक है, चलिए। गौतम कुमार सन ऑफ लेबरर, किसान के बेटे, सिलेक्टेड फॉर 2023 हसनैन लीडरशिप प्रोग्राम इन कैलिफोर्निया। ठीक है, तो गौतम कुमार हैं, लेबर के बच्चे हैं, इनको हसनैन लीडरशिप प्रोग्राम कैलिफोर्निया के लिए सेलेक्ट किया गया है। देखते हैं, 20 साल के हैं गौतम कुमार, मसोढ़ी पटना से आते हैं और डेली वेज वर्कर के पुत्र हैं। has been chosen as one of the 20 youth worldwide for the prestigious 2023 हसनैन लीडरशिप प्रोग्राम इन कैलिफोर्निया USA। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। गौतम कुमार एसोसिएटेड विद डेक्सट्रिटी ग्लोबल, अ रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर शरद विवेक सागर, हैज अर्नड दिस ग्लोबल रिकॉग्निशन। ही इज द ओनली इंडियन सेलेक्टेड फॉर दिस हाईली अक्लेम्ड मंथ लॉन्ग लीडरशिप प्रोग्राम। तो इसमें इनको लीडरशिप सिखाई जाएगी। 2 years ago, Gautam made headlines when he secured full scholarship to Ashoka University as a district to college fellow। He is currently pursuing computer science degree and he is a second year student। ठीक है, तो बेसिकली डेक्सट्रिटी से हैं और ये अशोका यूनिवर्सिटी में फेलोशिप भी कर रहे थे साथ में। इनको हसनैन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चयनित किया गया है। बस इतना ही। सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 3 कंक्लूड हुआ है सारण बिहार में। ठीक है, 2 डे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये सीजन 3 था जो सक्सेसफुली कंक्लूड किया गया है 14 मई 2023 को सारण, जो कि छपरा में पड़ता है। ठीक है, छपरा जिसका डिस्ट्रिक्ट जो है छपरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट का नाम सारण है। द फिल्म फेस्टिवल शोकेस्ड फिल्म फ्रॉम 21 कंट्रीज। तो 21 कंट्रीज की पिक्चरों को शोकेस किया गया है, वेरियस लैंग्वेजेस की, फ्रॉम इंडिया के भी, एंड वाज हेल्ड एट छपरा ऑडिटोरियम। 2 इंडियन फिल्म
इंस्पिरेशन ऑफ परसुइट चिल्ड्रन की फिल्म है, और वॉशिंग मशीन शॉर्ट फिक्शन फिल्म है। इनको बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है नेशनल कैटेगरी में। ठीक है, तो ये मूवीज का नाम याद रखिएगा, 2 इंडियन फिल्म, इंस्पिरेशन ऑफ परसुइट किसकी, बच्चों की मूवी है, वॉशिंग मशीन शॉर्ट फिक्शन फिल्म है। इनको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी ऑफ नेशनल। ठीक है, इन द इंटरनेशनल कैटेगरी टर्किश फिल्म इकरॉन एंड यूशु वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल अवार्ड। सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इज द फर्स्ट एंड ओनली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बिहार। ठीक है, तो बस इतना। कहाँ का, तो ये इंस्पिरेशन ऑफ परसुइट जो है और वॉशिंग मशीन 2 इंडियन फिल्म्स हैं जिनको नेशनल कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड नेपाल टू कमीशन सून, कमेंस सून। ठीक है, कमेंस सून। तो कौन से ये बात कर रहे हैं, तो द रेलवे बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट प्रदीप कुमार ओझा ने बताया है कि 7 मई 2023 को दैट ऑपरेशन विल बिगिन सून ऑन द रेल लाइन कंस्ट्रक्टेड बिटवीन बथनाहा एंड जोगीबनी। ठीक है, नेपाल कस्टम यार्ड फैसिलिटेटेड क्रॉस बॉर्डर ट्रेवल बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो रेलवे लाइन जो जोगबनी है जो इंडिया में पड़ता है और विराटनगर नेपाल में पड़ता है। ये टोटल जो लेंथ है 18.6 किलोमीटर की है। ब्रॉड गेज लाइन कनेक्ट की जोगबनी इन बिहार टू इंडस्ट्रियल एरिया विराटनगर इन नेपाल। टोटल कॉस्ट जो है वो 374 करोड़ रुपए के आसपास की आएगी। तो यही देखिए जयनगर, ये जोगबनी से विराटनगर, ये 18.8 किलोमीटर का 375 करोड़ रुपए में ये तैयार होने वाला है जल्दी। ये न्यूज आई। एक और न्यूज थी रेलवे लाइन कनेक्टेड से, वो जयनगर कुर्था से बर्दीबास वाला था। इसके 2 फेजेस दोनों कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंडो नेपाल रिलेशन, नाउ यू कैन ट्रेवल टू नेपाल बाय ट्रेन, रेल ऑपरेशन फ्रॉम जयनगर टू बिजलपुरा विल बी इनॉग्रेटेड टुडे। ठीक है, तो ये यहाँ से कुछ नहीं देखना है, तो इससे पहले जो पहला फेज था यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, कहाँ गया, पहले चरण में मधुबनी के जयनगर स्टेशन को नेपाल के कुर्था से जोड़ा गया था। ठीक है, जयनगर को कुर्था से जोड़ा गया था। दूसरे फेज में कुर्था से 18 किलोमीटर आगे बीजल तक किया जाएगा विस्तार, बीजलपुरा तक। ठीक है, बीजलपुरा तक। तो जयनगर टू कुर्था, कुर्था टू बिजलपुरा, और बिजलपुरा टू बर्दीवास तीसरे फेज में कनेक्ट किया जाएगा। अभी टोटल जो लेंथ है वो 34.5 किलोमीटर की है, ये ध्यान दीजिए। ठीक, गंगा, ये याद रखिएगा, जयनगर टू कुर्था पहले फेज में हो गया था 2022 में। आप लोगों ने काफ़ी, जो फ्रेंडशिप रेल प्रोजेक्ट है 15 महीने का, अप्रैल 2022 को लॉन्च हुआ था। तो पीएम मोदी जी ने पहली जो है ट्रेन फ्लैग ऑफ की थी, डेमू पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू जयनगर टू कुर्था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो जयनगर कहाँ पे पड़ता है, इंडिया में मधुबनी में पड़ता है, कुर्था नेपाल में पड़ता है। ठीक है, ट्रेन सर्विस इज बीइंग एक्सटेंडेड फ्रॉम कुर्था टू बिजलपुरा। ठीक है, कुर्था से बिजलपुरा तक एक्सटेंड किया गया है 18 किलोमीटर और। ठीक है, तो जयनगर तो कुर्था, कुर्था से बिजलपुरा, या बिजलपुरा कुर्था पास में ही है। ठीक है, बिजलपुरा, तो वहां तक दूसरा जो है एक्सटेंड किया गया। गंगा महा आरती इन पटना सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो बेसिकली काफी लंबे टाइम तक हुआ है, इसीलिए तो 7 मई 2023 की 11 दिन का गंगोत्सव प्रोग्राम मनाया गया कलेक्ट्रेट घाट पटना में। IDPTS ने ऑर्गेनाइज किया है, कंक्लूडेड विद स्पेक्टुलर परफॉर्मेंस ऑफ गंगा महाआरती सेटिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। द प्रोग्राम विच कमेंस्ड ऑन 27 अप्रैल 2023। ठीक है, 7 मई को कंक्लूड हुआ 27 अप्रैल को। तो कितने दिन का, 11 दिन का। 501 वीमेन पार्टिसिपेट की थी इसमें, इन गंगा महाआरती, एक्सप्रेसिंग देयर डिवोशन थ्रू डांस। तो इसी के लिए इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। ड्यूरिंग गंगोत्सव अ कथक स्टाइल ड्रामा टाइटल गंगा एक संकल्प। तो ये कथक स्टाइल ड्रामा था, गंगा एक संकल्प, वॉज प्रेजेंटेड बाई को गुरु आदित्य श्रीवास्तव एंड ग्रुप, शोकेसिंग द स्टोरी ऑफ गंगा सॉरो, हर इंटरेक्शन विद वेरियस कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग भगीरथ। तो गंगा जो है जमीन पे नहीं आना चाहती थी, तो वही चीजें, सारी चीजें दिखाई गई। और इसमें कथक का भी प्रयोग किया गया था, कथक डांस का, और इसका नाम है गंगा एक संकल्प। द इवेंट ऑल्सो फीचर्ड डांस कंपोजिशन कॉल्ड सप्त तरंगिनी, illustrating the spiritual and mythological stories of rivers, performed by artist रवि शंकर, शालिनी महाराज, खुशी गुप्ता एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। बिहार अचीव्स सेल्फ सफिशिएंसी इन फिश प्रोडक्शन। तो कितना हुआ है, 8.4 लाख टन का टोटल प्रोडक्शन हुआ है। और बिहार सिर्फ इनलैंड फिशिंग करता है।
ठीक है, इनलैंड फिशिंग करता है, याद रखिएगा। ठीक है, इनलैंड फिशिंग, मरीन फिशरी बिहार में तो होती नहीं, समुद्र है नहीं। ठीक है, ऑन 2 मई 2023 बिहार रिसीव सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन एज इट बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फिश प्रोडक्शन। अब तक क्या करना पड़ता था, इसको एक्सपोर्ट करके अपने यहाँ मंगाना पड़ता था। ठीक है, विद रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ 8.46 लाख टन, तो 8.646 लाख टन का उत्पादन हुआ है 2022-23 में। ठीक है, बिहार का जो एनिमल एंड फिशरी रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इसने रिपोर्ट किया है नोटवर्दी इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन सरपासिंग द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 8.02 लाख। जो रिक्वायरमेंट क्या है, 8.02 लाख टन की है। तो अब क्या है, जो बचेगा वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ सफिशिएंसी आ गई। अमंग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट मधुबनी जो है वो टॉप किया है, जहाँ पे 88.96 टन का प्रोडक्शन हुआ है मधुबनी में। वहीं जहानाबाद में सबसे लोवेस्ट प्रोडक्शन हुआ है। इससे पहले वाले साल में ये 7.9 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन था। ठीक है, तो जो कि शॉर्ट था, अभी प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। अब बात करते हैं फिशरीज की कुछ इंपॉर्टेंट वो फैक्ट्स, ये भी पूछ लिया जाता है नेशनल लेवल पे। तो टोटल नेशनल लेवल पे फिश प्रोडक्शन कितना है, 162.48 लाख टन। ठीक है, जिसमें से 41.27 लाख टन मरीन फिशरी का प्रोडक्शन है। तो 100 कितना है टोटल, 162.4 लाख टन जो है टोटल जो है फिश प्रोडक्शन टोटल। ठीक है, जिसमें से मरीन कितना है, 41.2 मरीन है। तो ये कितना परसेंट लगभग हुआ, 162 का 25% के आसपास हुआ। तो मरीन फिशरी इंडिया में कितना, 25% के आसपास। और क्या ज्यादा है, इनलैंड फिशरी जो है, इनलैंड 75% के आसपास सिर्फ इनलैंड फिशरी है। सबसे ज्यादा क्या होता है इंडिया में, इनलैंड फिशरी का प्रोडक्शन। ठीक है, 121.2 लाख टन इनलैंड फिश प्रोडक्शन है, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो लगभग 75% के आसपास, 75% के आसपास। और ये क्या है, मरीन 25% के आसपास। ये अब अराउंड है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। आपको बस ये 25 और 75 का जो इनलैंड फिशिंग होती है वो 75% के आसपास है, मरीन फिशरी 25% के आसपास। तो एग्जैक्ट फिगर नहीं भी रहेगा तो आप आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो और क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी कितना है, कितने परसेंट के आसपास है, इंडियन इकोनॉमी में 1.1% कंट्रीब्यूट करता है। इंडियन इकोनॉमी के ग्रॉस वैल्यू एडिशन में जो फिशरी है वो कितना, 1.1% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन वहीं एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर पूरा इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके जीवीए में ये 6.72% जो है कंट्रीब्यूट करता है। और टोटल जो इकोनॉमी में 1.1%। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट डेटा था। ठीक है, पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ फिश कितना है, 3.31। ठीक है, केजी है, एवरेज कंजम्पशन 3.31 केजी है, पर मंथ की बात है। बिहार में 9.5 है। ठीक है, केजी लोग फिश खा लेते हैं एक साल में। एवरेज जो कंजम्पशन सबसे ज्यादा कंट्री में गोवा है, 88 केजी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वर्ल्ड में जो टोटल फिश प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, 8% है, 8% है। और टोटल जो ग्रोथ है पिछले साल से फिश प्रोडक्शन में, इनलैंड और दोनों मिला के, मरीन मिला के, वो कितनी है, 10.34% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है पिछले साल से। ठीक है, तो 10.34%। अब देखते हैं इनलैंड और मरीन फिशरीज वाले जो टॉप के स्टेट्स, और टोटल फिशरीज में भी बताएंगे टॉप में कौन है। तो मरीन फिश प्रोडक्शन में इंडिया 2021-22 में 41.2, ये मरीन लिख देते हैं, कब, 2021 और 22 में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 41.27 लाख लाख टन हुआ है। ठीक है, मरीन में। और लगभग कितना परसेंट है ये, 25% बताया था मैंने, अराउंड 25% ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन। इनलैंड फिशिंग में सेम जो ईयर है 2021-22 में 121.21 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है, और लगभग ये 75% के आसपास है। ये याद, तो ये दो डेटा तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है किसका, मरीन फिशरी का, वो किसके पास है,
वो है आंध्र प्रदेश के पास। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों डेटा वेरी करते हैं, शायद इस बार आंध्र प्रदेश से पहले तमिलनाडु था, तो मरीन में तमिलनाडु रखिएगा, ठीक है। तमिलनाडु 5.95% 2021-22 के हिसाब से तमिलनाडु इज ऑन फर्स्ट पोजीशन मरीन फिशरी में। तमिलनाडु पहले पे है, उसके बाद दूसरे पे जो है आंध्रा है 2021-22 के हिसाब से, जो कि रिसेंट डेटा जो अवेलेबल है ये फिशरी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। इस बार 2022-23 में डेटा शायद चेंज है, आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है, ठीक है। तो दूसरे पे ये है, नहीं सॉरी, मरीन फिशरी में फर्स्ट पे गुजरात है, सेकंड पे जो है आपका ये है, और थर्ड पे जो है आंध्रा है 6 पॉइंट, ये 5.89, और फोर्थ पे कर्नाटका है, फोर्थ पे कर्नाटका है, नहीं पहले पे गुजरात है, दूसरे पे केरला है, राइट, थर्ड पे तमिलनाडु है, और फोर्थ पे जो है आपका आंध्रा है, और फिफ्थ पे जो है आपका कर्नाटका है, ये याद रखिएगा। ये है मरीन फिशरी का। वहीं बात करें जो आपका इनलैंड फिशिंग में, इनलैंड में पहले पे आंध्रा है, इनलैंड में पहले पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे वेस्ट बंगाल, फिर तीसरे पे यूपी, चौथे पे उड़ीसा, पांचवें पे बिहार। याद रखिएगा बिहार इज ऑन फिफ्थ पोजीशन, ठीक है, पांचवें पे बिहार, ठीक है। और ओवरऑल में पहले पे कौन सा है, ओवरऑल में आंध्रा, टोटल फिश प्रोडक्शन में पहले पे आंध्रा है, मरीन में इनलैंड में पहले पे आंध्रा है, मरीन में पहले पे गुजरात, दूसरे पोर केरला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऐसा लिख लीजिए, मरीन टॉप 3 लिख लेते हैं, इनलैंड और ओवरऑल। मरीन में पहले पे गुजरात, देन केरला, इंग्लैंड में आंध्र, देन वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसमें बिहार छठवें पे है, इंग्लैंड में बिहार छठवें पे। ओवरऑल में पहले पे आंध्रा, दूसरे पे वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये ध्यान लीजिएगा, ये आपका टोटल स्टैटिक्स है ऑफ फिश प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन IIT पटना एंड CDAC फॉर सेटिंग अप ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो बेसिकली सुपर कंप्यूटर IIT पटना में लगाना है, इसके लिए एक MOU साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है बिटवीन CDAC पटना एंड IIT पटना, ठीक है। तो एक सुपर कंप्यूटर लगाना है। तो 2 मई 2023 को ये MOU साइन हुआ to establish a super computer at IIT Patna. This supercomputer is expected to be operated by September 2023. Initiative is a part of National Supercomputing Mission. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का पार्ट है, which aims to equip IITs with super computing power. The super computer is projected to have a computing speed कितना 833 टेराफ्लॉप्स की स्पीड रहने वाली है। और ये किस पे बेस्ड होने वाला है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब किस तरह का बनाना है इसको, तो जो रुद्रा सर्वर है उस तरह का, जो आपका सुपर कंप्यूटर रुद्रा है उस तरह से बनाना है। और रुद्रा जो सुपर कंप्यूटर है वो IIT BHU में एस्टैब्लिश्ड है, ये ध्यान दीजिएगा। बस इतना ही। अगला चीज है, एक और MOU साइन किया गया है बिटवीन IGIMS पटना एंड CDAC पटना, ठीक है। तो 2 मई 2023 को, ये भी कब साइन हुआ, 2 मई को, तो दोनों एक ही दिन साइन हुए हैं। तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IGIMS पटना और CDAC पटना के बीच में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एम क्या है इस MOU का, टू इम्प्लीमेंट AI इन हेल्थ केयर एट IGMIS। तो IGMIS में जो भी प्रोग्राम्स हैं वो है, इसमें AI को इंट्रोड्यूस करना
मुख्य लक्ष्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करना, जिससे पेशेंट ट्रीटमेंट और मेडिकल रिसर्च में इन्हांसमेंट होगी। ठीक है, तो बस ये दो चीजें याद रखिएगा। अरविंद पंगारिया अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो अरविंद पंगारिया आप सबको जानते हैं, वॉज द 29 अप्रैल 2023 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। रिनॉन्ड इकोनॉमिस्ट अरविंद पंगारिया चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी के बनाए गए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी जो आपका बिहार शरीफ नालंदा में जो नालंदा यूनिवर्सिटी की सीट थी उसी के पास में है। ठीक है, कब बनी थी ये बताइए? 2010 के आसपास। और ये अरविंद पंगड़िया जो है पहले वाइस चेयरमैन थे नीति आयोग के। इंपॉर्टेंट सबसे चीज ये है, नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे। ठीक है, और ये अभी जो है प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए। ठीक है, तो बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप सब लोग जानते हैं। और ये जो नई वाली नालंदा यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पे है? तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत आती है, होम अफेयर्स नहीं आती, ये ध्यान दीजिएगा। न्यू प्लेनेटेरियम बिल्डिंग इन पटना टू ऑफर 3D एंड 2D शोज। बेसिकली जो प्लेनेटेरियम बिल्डिंग्स होती हैं या जो प्लेनेटेरियम्स होता है उसमें कई सेक्शंस होते हैं। कुछ में तो तारामंडल होते हैं, कुछ में जो स्टूडियोज होते हैं जहाँ पे फिल्म्स वगैरह दिखाई जा सके, किससे? अंतरिक्ष से रिलेटेड। तो इसकी जो प्लेनेटेरियम बिल्डिंग इन पटना टू ऑफर 3D एंड 2D शोज, और वो मूवीज दिखाएंगे रिलेटेड टू स्पेस उसमें। ठीक है, तो जिसमें लगभग 200 सीट्स दी गई हैं, जिसमें 3D और 2D स्क्रीन्स होंगी। और जो ये स्क्रीन्स हैं वो जर्मन ठीक है, अमेरिकन 3D स्क्रीन्स और जर्मन प्रोजेक्टर्स जो हैं इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, द प्लेनेटेरियम अथॉरिटीज हैव सेलेक्टेड 4 फिल्म्स फॉर द 3D शो along with 8 films of 2D show which will be showcased in the public in the 3rd week of June। ठीक है, तो बस इतना ही है, 200 पीपल एक साथ बैठ पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये मूव लिया क्यों गया है? तो पहले ये जो सिनेमा शो, जो मॉडर्न सिनेमा नहीं था, इसमें मॉडर्न थिएटर नहीं था, इस जो आपका तारामंडल जो पटना वाला है, पहला बिहार का पहला तारामंडल या प्लेनेटेरियम, इसमें ये मॉडर्न जो है ये नहीं था, ऑडिटोरियम नहीं था मॉडर्न। ठीक है, अभी जो है दरभंगा में नया प्लेनेटेरियम बना है और बिहार का सेकंड प्लेनेटेरियम बना है, और ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे बनने वाला पहला प्लेनेटेरियम है बिहार में जो दरभंगा में बना है, और बिहार का ये दूसरा प्लेनेटेरियम है। तो उसमें ये सारी फैसिलिटीज हैं। तो ये पटना वाले प्लेनेटेरियम को भी उसी के तर्ज पे डेवलप करने के लिए ये नई चीज खोली गई है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द प्लेनेटेरियम कम साइंस म्यूजियम बिल्ट इन पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस बेला दरभंगा में डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग हिज समाधान यात्रा। द प्लेनेटेरियम इज डिजाइंड एट बिहार ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया है। तो दरभंगा में दूसरा है, पटना का पहला है। याद रखिएगा, पटना में पहला था, दूसरा दरभंगा में खोला गया है प्लेनेटेरियम या तारामंडल। ठीक है, न्यू सिविल इनक्लेव टू बी कंस्ट्रक्टेड एट पूर्णिया एंड दरभंगा एयरपोर्ट इन बिहार। तो मैंने वही बताया था, सिविल, क्योंकि ये जो एयरफोर्स के अंतर्गत आते हैं जितने भी दरभंगा और पूर्णिया वाले जो हेलीपैड्स हैं जिनको एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तो इसको अभी तो क्या ये डिफेंस के थे, अभी इस पे सिविल जो है इनक्लेव बनाया जा रहा है, जिससे जो आपकी उड़ान स्कीम के तहत जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए है एयरलाइंस की सुविधा स्टार्ट की जा सके। दरभंगा वाले पे तो स्टार्ट भी हो गई है, पूर्णिया पे स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ 16 प्लेयर्स फ्रॉम बिहार इन स्टेट लेवल स्कूल जूडो अंडर 19 स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट सिलेक्शन ऑफ 16 प्लेयर का सिलेक्शन हुआ फ्रॉम बिहार इन स्टेट लेवल स्कूल जूडो अंडर 19 कंपटीशन। तो सिलेक्शन हुआ 31 मई 2023 को स्टेट लेवल स्कूल जूडो अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स सिलेक्शन कंपटीशन में, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इन मुजफ्फरपुर। तो ये कंपटीशन तो बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे, अंडर 19 होंगे। ठीक है, मुजफ्फरपुर में ऑर्गेनाइज किया गया कंपटीशन अंडर द ज्वाइंट ऑस्पिसेस ऑफ बिहार आर्ट एंड कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट और बिहार स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी पटना। तो दो लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया, कौन कौन? बिहार आर्ट एंड कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट और बिहार स्पोर्ट अथॉरिटी पटना ने मिलकर ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था मुजफ्फरपुर में 31 मई 2023 को। इसमें से 19 बॉयज एंड गर्ल्स सेलेक्ट हुए हैं, 16 बॉयज और गर्ल्स सेलेक्ट हुए हैं अंडर 19 जूडो चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, 16 प्लेयर्स जिसमें से 10 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, सेलेक्ट की गई हैं फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू रिप्रेजेंट द स्टेट इन द अपकमिंग स्कूल गेमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI का जो कंपटीशन होगा न्यू दिल्ली में और मध्य प्रदेश में।
जून 6 से 12 के बीच में इसमें ये लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब कौन कौन कैसे कैसे जीतता है वो रिजल्ट आने के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पैरा मेडिकल काउंसिल इन बिहार। तो अब तक बिहार में पैरा मेडिकल काउंसिल नहीं थी, उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो जिससे क्या है, जो अलग अलग डिग्रीज है, नर्सिंग हो गया या फेलियो बॉटमिस्ट हो गया, तो इनको करवाने में या इनको सर्टिफाई करने के लिए आसानी होगी। तो बिहार में जो है पैरामेडिकल काउंसिल खोला जा रहा है। जून 1 2023 को हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार ने डिसाइड किया टू एस्टैब्लिश पैरामेडिकल काउंसिल इन स्टेट इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर एम्प्लॉइज। दिस काउंसिल विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन बिहार एंड एम्स टू एड्रेस द इश्यू रिलेटेड टू हेल्थ वर्कर्स इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन और डेटा मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो यही है पैरामेडिकल काउंसिल। ठीक है, मोहिनी जो है ये छोटी सी बच्ची है, 9 साल की है शायद, फ्रॉम छपरा। कहाँ से हैं? छपरा से। इन्होंने स्टेट अंडर 11 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप जीती है। क्या? गर्ल्स अंडर 11 चेस चैंपियनशिप जीती है मोहिनी ने। जून 1 2023 को मोहिनी, यंग चेस प्लेयर फ्रॉम छपरा सारण डिस्ट्रिक्ट, वन द टाइटल ऑफ स्टेट अंडर 11 गर्ल चेस चैंपियनशिप। द चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार चेस एसोसिएशन। कहाँ पे? सिवान। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? सिवान में। और ये है कहाँ की? ये छपरा की। मोहिनी ने अचीव की है ये विक्ट्री बाय सिक्योरिंग 4 विन्स। तो 4 बार जीती हैं इन द चैंपियनशिप विद ओनली 1 गेम बीइंग ड्रॉन अगेंस्ट। तो एक ड्रॉ हुआ था अगेंस्ट ज्वाइनिंग नेशनल स्कूल अंडर 7 चैंपियन अंकित राज। जो इस अंडर 7 के बच्चे हैं अंकित राज से ये एक गेम में ड्रॉ हुआ है, बाकी 4 जीती हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ हर विक्ट्री शी हैज इंटर्ड द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट बिहार इन द अपकमिंग नेशनल अंडर 11 चेस कॉम्पिटिशन। तो ये बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे, जो राष्ट्रीय स्तर पे अंडर 11 चेस कंपटीशन होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगी मोहिनी, जो कि छपरा की। ठीक है, याद रखिए। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB ने लॉन्च किया है एक मोबाइल ऐप। 4 जून 2023 को बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने अनाउंस किया फॉर द लॉन्च ऑफ BSEB बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोबाइल ऐप। The app is designed to provide student and teachers with all necessary information। दोनों के लिए है, स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए है बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ऐप। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टूडेंट एंड एग्जाम्स। तो बेसिकली इनका स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करेगा, एग्जाम्स कब होंगे, टाइम टेबल क्या होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज में रिजल्ट कैसे आएगा, फॉर्म कैसे भरना है, ये स्टूडेंट्स के लिए। शेड्यूल क्लास कौन सी हुई है, ठीक है, ये सारी चीजें ये टीचर्स के लिए है, उनकी सैलरी वगैरह। BSEB मोबाइल ऐप एम्स टू ऑफर कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी टू स्टूडेंट एंड टीचर। मैट्रिकुलेशन इन इंटरमीडिएट स्टूडेंट कैन एक्सेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सच एज फाइनल एडमिट कार्ड, डमी एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू दिस ऐप। ठीक है, तो यही है इस ऐप का काम। ठीक है, मैथिली सिंगर सोनी चौधरी रिसीव बिहार रत्न सम्मान। ठीक है, तो मैथिली सिंगर है सबसे पहली बात तो कौन है? सोनी चौधरी। इनको बिहार रत्न सम्मान 2023 दिया गया। ठीक है, तो 3 जून 2023 को सोनी चौधरी रिनॉन्ड पोएटिस हैं एंड मैथिली फोक सिंगर हैं। कहाँ से हैं? तो मैथिली सिंगर हैं तो दरभंगा से हैं। ठीक है, दरभंगा से हैं सोनी चौधरी। इनको बिहार रत्न सम्मान दिया गया है। वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस बिहार रत्न सम्मान एट फैसिलिटेड सेरेमनी हेल्ड इन पटना। तो बस इतना ही याद रखने की जरूरत है। मैथिली सिंगर सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान मिला है, दरभंगा से हैं, मैथिली सिंगर हैं, फोक सिंगर हैं। ठीक है, तो बस इतना ही, पोएटिस है और मैथिली फोक सिंगर है। अदर जो इनको रिकॉग्निशन या अवार्ड्स मिले हैं, संगीत रत्न सम्मान 2022 में मिला था बाई असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल काउंसिल न्यू दिल्ली। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संगीत रत्न अवार्ड न्यू दिल्ली में इनको 2022 में मिला था। सुर मधुकर सम्मान दातिया गुरुकुल मध्य प्रदेश ने दिया था। तिलका माझी नेशनल अवार्ड बाई तिलका माझी यूनिवर्सिटी इन भागलपुर। तो ये 3 याद रखिएगा, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। बाकी बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिहार सम्मान भी मिला है इनको। ठीक है, शांति शिरोमणि सम्मान भी मिला है, तो उतना नहीं है। डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, वहां पे देख लीजिएगा। ये ऊपर के 1-2 2022 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यू पॉल्यूशन पॉलिसी टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी इन बिहार। तो नई पॉल्यूशन पॉलिसी आने वाली है, अभी आई नहीं। तो जून 7 2023 को इट वॉज रिपोर्टेड दैट बिहार इज सेट टू इम्प्लीमेंट अ न्यू पॉल्यूशन पॉलिसी। ठीक है, अभी आई नहीं है। विद द एम ऑफ अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी विद इन द नेक्स्ट 40 ईयर्स। तो यही है, अभी आई नहीं है, लेकिन इट वॉज एम्ड और अनुमान लगाया जा रहा है कि नई पॉल्यूशन पॉलिसी बिहार गवर्नमेंट लॉन्च करने वाला। मुजफ्फरपुर टू गेट स्टेट्स बिगेस्ट ब्लड बैंक। ठीक है, तो स्टेट का, राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर में आ रहा है।
7 जून 2023 को ये अनाउंस किया गया दैट न्यू एंड लार्जेस्ट ब्लड बैंक इन बिहार विल बी एस्टैब्लिश्ड इन मुजफ्फरपुर। तो राज्य का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा। ब्लड बैंक विल बी सेटअप एट कंपनी बाग, कहाँ पे लगाया जाएगा, कंपनी बाग मुजफ्फरपुर में। तो कॉस्ट कितना होगी इसकी, अराउंड 3 करोड़ के आसपास होगी, ठीक है, 3 करोड़ रुपए। बिहार गवर्नमेंट अपग्रेडिंग 2 हॉस्पिटल्स एज सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। तो ये कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, द अपग्रेडेशन विल बी सपोर्टेड बाई एलोकेशन ऑफ 59 करोड़ रुपीज। तो दीज आर पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH will receive 29 crore for its upgradation, while जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन भागलपुर विल बी अपग्रेडेड एट 30 करोड़। तो ये जो है नेशनल एक्सीलेंस के तहत पे इनको डेवलप किया जाएगा। पटना मेडिकल कॉलेज जो पटना का है और जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज जो भागलपुर में। The government of Bihar has taken the initiative to upgrade 2 major medical college and hospital in the state under प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज 4। The goal is to transform these hospital into center of excellence। ठीक है, तो ये है पूरा। एंशियंट कुशानन पीरियड आइडल मूर्ति जो है अनअर्थ की गई है या खोजी गई है कहाँ पे, लखीसराय। ठीक है, अ सिग्निफिकेंट डिस्कवरी वाज मेड ड्यूरिंग एक्सकवेशन एट रामपुर बालू घाट। तो कहाँ पे, रामपुर बालू घाट। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, क्यूल रिवर के किनारे। क्यूल रिवर के किनारे कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में, चनन ब्लॉक, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के चनन ब्लॉक में ये मूर्ति मिली है। चनन ब्लॉक में ये मूर्ति मिली है। और कैसी मूर्ति है, तो ये अष्टधातु की मूर्ति, अष्टधातु की मूर्ति। ठीक है, 8 मेटल्स की मूर्ति है और इसको कहा जा रहा है ऑफ आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। किसकी, कुशानन पीरियड की है, यानी 1st सेंचुरी BC के आसपास की ये मूर्ति मिली है। NTPC बरौनी विंस टॉप प्राइज एट नेशनल वाटर अवार्ड। अभी देखा बिहार को 3rd पोजीशन मिली है स्टेट अवार्ड, नेशनल वाटर अवार्ड एट स्टेट, बेस्ट स्टेट कैटेगरी में 3rd पोजीशन पे रखा गया है नेशनल वाटर अवार्ड में बिहार को। अभी NTPC बरौनी ने टॉप प्राइज जीता है नेशनल वाटर अवार्ड में। कौन सी कैटेगरी में, बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी में। मैंने बोला ना अलग अलग कैटेगरी होगी। ठीक है, तो 4th नेशनल वाटर अवार्ड सेरेमनी में इसको 1st पोजीशन मिली। NTPC बरौनी रिसीव द टॉप अवार्ड इन द बेस्ट इंडस्ट्री कैटेगरी एट द 4th नेशनल वाटर अवार्ड, चौथा था सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन जल शक्ति मिनिस्ट्री। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, कहाँ पे, विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में जून 17, 2023 को। रवि सिन्हा अपॉइंटेड किए गए हैं द न्यू चीफ ऑफ रॉ। रवि सिन्हा सीनियर IPS ऑफिसर हैं, ठीक है, भोजपुर से आते हैं। ठीक है, हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ ऑफ रॉ। ठीक है, दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और ये करंटली क्या है, स्पेशल सेक्रेटरी हैं कैबिनेट, ठीक है, इन द कैबिनेट सेक्रेटरिएट। ठीक है, तो यही है रवि सिन्हा के बारे में, इससे ज्यादा है कुछ नहीं। ANM गायत्री कुमारी, ठीक है, ANM गायत्री कुमारी फ्रॉम बिहार रिसीव्स नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बिहार की गायत्री कुमारी को दिया गया। ठीक है, तो जून 22, 2023 को ANM गायत्री कुमारी सर्विंग एज द सब हेल्थ सेंटर इन गबई विलेज, शेखपुरा। ठीक है, तो कहाँ पे सर्व कर रही हैं, तो सब हेल्थ सेंटर SHC गबई विलेज शेखपुरा में ये कार्यरत है। ANM एज एन ANM इनको was honored with the prestigious National Florence Nightingale Award for the year 2023. Award was presented by the President Mrs. द्रौपदी मुर्मू at the ceremony held at New Delhi। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा। गायत्री कुमारी। 17,491 कोऑपरेटिव सोसाइटीज अबॉलिश्ड इन बिहार। रीजन फॉर अबोलिशन वाज कि ये काफी देर से डिफंक्ट पड़ी हुई थी, कोई काम नहीं था इनका। ठीक है, तो इनको अबॉलिश कर दिया गया है, बस इतना ही ध्यान दीजिएगा। बिहार का स्मिता कुमारी, बिहार की जो स्मिता कुमारी हैं, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बेसिकली इन योगा। ठीक है, योगा में बिहार की स्मिता कुमारी, इन्होंने योग में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है जून 21, 2023 को। स्मिता कुमारी जो बसंतपुर विलेज नालंदा डिस्ट्रिक्ट की रेसिडेंट हैं, इन्होंने ये रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन योगा बनाया है। 21 जून को वर्ल्ड योगा डे होता है, आप सबको पता है। ठीक है, She achieved this feat by maintaining the center split holding Shamponshana posture for an impressive duration of 3 घंटा 10 मिनट 12 सेकंड के तहत एक ही पोस्चर में खड़ी रही है। ठीक है, कितना, 3 घंटा 10 मिनट 12 सेकंड।
स्मिता की एज जो है 29 साल है और ये इन हाउस योगा इंस्ट्रक्टर हैं इन हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ऑफ अदानी ग्रुप। ठीक है, 4 साल से काम कर रहे हैं, इन हाउस योगा ट्रेनर हैं अदानी ग्रुप के हेल्थ डिपार्टमेंट में। ठीक है, और इनकी रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया है और अप्रिशिएट किया गया है। सी वॉज फैसिलिटेटेड बाई चेयरमैन ऑफ अदानी ग्रुप गौतम अडानी इन गुजरात। ठीक है, तो यही, तो इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्मिता कुमारी। ठीक है, स्मिता कुमारी। एक्सपेंशन ऑफ सिमुल तला लाइक रेसिडेंशियल स्कूल इन बिहार। तो सिमुल तला जो स्कूल्स हैं बिहार में, इन्होंने काफी टॉपर्स को प्रोड्यूस किया है, तो इस 11 और इसी के मॉडल पे स्कूल खोले जाएंगे बिहार में, बस यही है ऑल। इन रिसेंट जनरल मीटिंग ऑफ सिमुल तला एजुकेशनल सोसाइटी चेयर्ड बाय बिहार एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर, ये डिसाइड किया गया तो ओपन न्यू रेसिडेंशियल स्कूल्स इन बिहार। दीज स्कूल्स विल फॉलो द मॉडल्स ऑफ सिमुल तला रेसिडेंशियल स्कूल known for producing academic toppers in the state. The plan is to establish such school in 11 districts of Bihar to provide quality education and foster academic excellence. Additionally, regular teachers will be appointed in the existing Simultala residential school through BPSC to enhance the quality of education in the institutions. Now, construction of the second largest bone hospital in Bihar. तो पहला कहाँ है भाई? तो फर्स्ट लार्जेस्ट बोन हॉस्पिटल ऑफ द कंट्री इज इन गुरुग्राम। कहाँ पे है? गुरुग्राम, ये भी ध्यान दीजिएगा, गुरुग्राम में। सेकंड लार्जेस्ट बिहार में बनाया जा रहा है। इसमें कितने 400 बेड्स होंगे। ठीक है, तो इसमें बोन की उसको ट्रीट किया जाएगा और बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। जून 29, 2023 को डॉक्टर सुभाष चंद्रा, डायरेक्टर ऑफ लोक LNJP बोन हॉस्पिटल, ठीक है, जो पटना में अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री सेकंड लार्जेस्ट बोन हॉस्पिटल इन पटना बिहार। The new hospital is being built due to shortage of beds in LNJP itself. Once completed, the hospital will have capacity of 400 beds, significantly enhancing healthcare facility for bone-related problems in the region. ठीक है, तो शायद खत्म हो गया। हाँ, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो हम बताएं कि कल परसों में आपको जो सेकंड वीडियो मिलेगी, दैट विल बी फॉर, कोशिश रहेगी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये चारों मंथ कवर हो जाए। लेकिन ये जो फरवरी वाला महीना है, इसमें आता है बजट ईयर, बजट मंथ, तो हम बजट जो है अलग से कवर करेंगे, तो इसको हटा देंगे यहाँ से, तो ये चारों हो सकता है। तो ऐसा ही करेंगे, बजट को हम, बजट और सर्वे को सेपरेटली आपको प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।